combination of n equal resistances कॉम्बिनेशन ऑफ n इक्वल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, अगर मेरे पास n रेजिस्टेंसेस है और सब कॉम्बाइन करके रखा हुआ है तब हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सीरीज में बात कर लेते हैं। नंबर 1, इन सीरीज। तो हम क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है, सब इक्वल वैल्यू का है। ठीक है, n नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंसेस है, वो उसको क्या करके रखे हैं, हम सीरीज में कनेक्ट करके रखे हैं। ठीक है, और आपसे हम पूछ रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये हो गया 1, 2, 3, 4 डॉट ये मेरा n रेजिस्टेंसेस है, आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, एक पावर सोर्स के अक्रॉस मेरा n रेजिस्टेंसेस है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। इसको बोलते हैं हम, ये भी मेरा R ओम का है, ये भी R ओम का है, ये भी R ओम का है, ये भी R ओम का है, और ये कितना है, n है। ठीक है, ये भी R ओम का है। टोटल कितना है, ये n है। ठीक है, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। ये मेरा प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कितना हो गया, इसको हम बोल देते हैं ये V है। ठीक है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये स्विच S हो गया, यहाँ I अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये सब आप काम क्या, आप एक काम कर सकते हैं, इन सब जो चीज हम अभी बता रहे हैं ना, इसको आप कॉपी में एक एक करके नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, तो हम क्या किए, मेरे पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, उस कॉम्बिनेशन में क्या है, एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, हमको नहीं पता, ये एन कुछ भी हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है, इक्वल से ना, सबका वैल्यू क्या है, इक्वल है। सबको क्या करके रखें, हम सीरीज में कनेक्ट करके रखें। ठीक है, और उस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस एक पावर सोर्स है, उस पावर सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, मेरा V वोल्ट्स है। ठीक, तो इसमें हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन क्या आएगा, सबसे पहले इस पूरे कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा, और सारे जो रेजिस्टेंसेस है ना उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, ये जो आपको रेजिस्टेंसेस दिख रहा है, एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, तो हमको सीरीज में पता है कि जो जो रेजिस्टेंस होता है ना, सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। ठीक है, सारे आपका जो रेजिस्टेंसेस होते हैं उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है उस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, V इज इक्वल टू आई आर। आई तो सब में सेम होता है। ठीक है, बट आर जैसे जैसे वेरी करता है, जैसा वैल्यू होगा आर का, उस हिसाब से उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ये चीज हमको पता है। ठीक है, तो कल हम आपको बताए थे एक एग्जांपल देके कि अगर ब्रांच में मेरा इक्वल रेजिस्टेंसेस रहता है तो करंट क्या हो जाता है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, उसी तरह सिमिलर केस मेरा इसमें होता है, सिमिलर केस मेरे सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। ठीक है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, मेरा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, या फिर कहिए आप जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। आज बताना है हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या होता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये जो सारे रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं ना, सारे के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, इस सारे के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, सारे के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वो कितना होगा हमको पता नहीं, इसको हम नाम देते हैं क्या, VR। ठीक है, और जो VR होगा ना सबके लिए सेम होगा, जो VR होगा इस सबके लिए सेम होगा, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस के वैल्यू कितना है, R है। ठीक है, सारे रेजिस्टेंस के वैल्यू कितना, पर उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना वो हम नाम देते हैं उसको क्या, VR।
ठीक है। मेरा वी आर क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस। फाइंड आउट रेजिस्टेंस कितना होगा, और जो पोटेंशियल ड्रॉप है ना, ये वी आर क्या है आपका, ये वी आर क्या है आपका, ये है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंसेस, इच रेजिस्टेंसेस। ये क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इच रेजिस्टेंसेस। ठीक है, वी आर क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इच रेजिस्टेंसेस। तो हमको दो चीज फाइंड आउट करना है, एक आर इक्विवेलेंट और एक वी आर। तो आर इक्विवेलेंट हमको फाइंड आउट करना है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, सारे का समेशन। ठीक है, अगर दो रेजिस्टेंस हो, अगर सीरीज में कनेक्टेड हो आर वन और आर टू, तो कैसे कनेक्ट करते हैं, आर वन प्लस आर टू। ठीक है, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, हमको जब इक्विवेलेंट निकालने को बोला जाएगा कि आर इक्विवेलेंट निकालो, अगर एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, सब क्या है सीरीज में है, और हमको क्या निकालो, आर इक्विवेलेंट। तो कैसे करेंगे, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस कहाँ तक, एन, एन टर्म्स तक। ठीक है, ये आर क्या है, मेरा एन नंबर ऑफ एन आर है, तो हमको कितना है वो हमको पता नहीं। तो अब देखिए इसका समेशन कितना होगा, इसका समेशन कितना होगा, कोई बता पाइएगा। अगर आर 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 करके हम एन आर को आपस में सम कर रहे हैं, ठीक है, एन नंबर ऑफ आर को आपस में सम कर रहे हैं, तो उसका समेशन कितना होगा ये। अच्छा, एन की जगह हम कोई वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, एन की जगह कोई वैल्यू रख देते हैं। अगर बोलते हैं कि 100 गो रेजिस्टेंस है, 100 गो रेजिस्टेंस है मेरा 1 ओम का, सारे मेरे सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, तो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, मेरे पास 100 रेजिस्टेंसेस है, ठीक है, 1 ओम का 100 रेजिस्टेंसेस है, सारे क्या है सीरीज में आपस में कनेक्टेड है। हम आपसे पूछ रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, कितना होगा, 100 ओम होगा। तो आप कैसे किए, जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस था, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, कितना है टोटल, 100 रेजिस्टेंस है, मल्टीप्लाइड बाय उस रेजिस्टेंस के वैल्यू कितना है, 1 ओम। ठीक है, वही किए। तो उसी तरह यहाँ आएगा, यहाँ पे मेरा टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कितना है, एन, मल्टीप्लाइड बाय उस रेजिस्टेंस के वैल्यू कितना है, आर। ठीक है, तो मेरा आर इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, आर इक्विवेलेंट ये मिलेगा एन इंटू आर। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, जिसको हम अभी हम ब्रैकेट में डाले हैं, ठीक है, इसको याद रखना है, ये आपका क्या है, ये क्या है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक सेकेंड, हाँ, ये क्या है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर अ सर्किट containing n resistances, equal resistances, n equal resistances in series। ठीक है, इंटरनेट इशू, वॉइस और स्क्रीन आ रहा है मेरा में, आपको आप लोग को दिखाई दे रहा है वॉइस और स्क्रीन, हाँ। अंजलि आपको, यस भैया। अच्छा ठीक। तो ये जो वैल्यू निकला ना मेरा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाइड बाय आर, ये क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर अ सर्किट कंटेनिंग एन इक्वल रेजिस्टेंसेस इन सीरीज।
ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग के एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि अगर एन रेजिस्टेंसेस को, एन इक्वल रेजिस्टेंसेस को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो क्या करना है, डायरेक्ट करना है एन मल्टीप्लाइड बाय आर। ठीक, क्लियर। तो ये पहला क्लियर हो गया मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इच, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इच रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो जैसे हम उसमें करते थे ना, जैसे हम कल बताए थे कल के क्लास में कि जो करंट क्या होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, किस अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है वो डिपेंड करता है उस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, किस ब्रांच में रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, उसके हिसाब से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अगर सारे ब्रांचेस में इक्वल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है तो जो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वो कैसे हो रहा था, इक्वली हो रहा था सब में। ठीक है, उसी तरह सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो पोटेंशियल, जो वोल्टेज जो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना वो डिपेंड करता है आर के वैल्यू पे। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा सारे जो रेजिस्टेंसेस है ना सब क्या इक्वल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इन सीरीज में। तो जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैसे होगा, सब में इक्वली बटेगा, सब में क्या होगा, इक्वली बटेगा। तो अगर मेरा सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस V है, अगर मेरा सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस V है तो प्रत्येक जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हमको ये चीज पता है, क्या पता है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना उसमें अगर सारे का पोटेंशियल ड्रॉप को अगर आप समेशन करते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी आपके रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है उस सारे का अगर वोल्टेज ड्रॉप का आप सम करते हैं तो ये किसके बराबर होता है, जो सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके बराबर होता है। ठीक है, ये चीज हमको पता है ना, ये चीज सीरीज कॉम्बिनेशन हम आप लोगों को बताए थे कि ये जो आपका रेजिस्टेंसेस आपको कनेक्टेड है ना, इस सारे रेजिस्टेंसेस का अगर आप वोल्टेज ड्रॉप को अगर आप समेशन कीजिएगा सारे का तो वो किसके बराबर होगा, जो सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे मेरा V1 की जगह क्या है, V1 की जगह सब में क्या है, VR है, सबका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, सेम है। तो हम क्या बोले, जो VR है ना वो क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इच रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ V की जगह क्या लिख सकते हैं, VR, यहाँ पे लिखेंगे हम VR प्लस VR प्लस डॉट 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 कितना तक, N तक, इक्वल्स टू हो गया V। ठीक है, वी आर मेरा क्या है, एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, सारे का वोल्टेज ड्रॉप कितना माने हम, वी आर माने। तो इसको सम कीजिएगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा एन इंटू वी आर। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना, वी। तो आपका वी आर कितना आएगा, वी बाय एन। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना ये रिलेशन, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है, ये आपका है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इच रेजिस्टेंस। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इच रेजिस्टेंस व्हेन एन नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, किसी सर्किट में जब एन नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंसेस को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है। अगर मेरा जो सोर्स है उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है तो क्या करते हैं, अगर n नंबर ऑफ है तो हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर हम बोले एग्जांपल के लिए कि अगर आपका सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस, एग्जांपल के लिए अगर हम बोले कि आपका जो सोर्स है ना उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो V को हम बोल रहे हैं ये क्या है, 100 वोल्ट है। ठीक है, और आपका जो n है वो क्या है, आपका 10 है। मतलब इस तरह का 10 जो रेजिस्टेंस है ना, 10 गो रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरह का 10 गो रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ एक 10 वोल्ट का पावर सोर्स ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, सबको बोल रही है आपका 1 ओम का है, ये भी आपका 1 ओम का है, ये भी आपका 1 ओम का है, ये भी आपका 1 ओम का है। तो टोटल कितना है, 10 गो है। इस ये आपका कितना 100 वोल्ट्स का है। ठीक है, तो इस केस में हम इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, इस केस में हम इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, तो इक्विवेलेंट तो डायरेक्ट हम लिख देंगे कितना, ये मेरा 10 इंटू 1 ओम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 ओम। उसी तरह अगर हम वी आर लिखेंगे, वी आर क्या है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है वी आर,
सारे रेजिस्टेंसेस का अक्रॉस का, ये चीज ना है वी आर। तो मतलब सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे लिखेंगे? तो मेरे पास कितना है पावर सोर्स का, कितना है 100 वोल्ट का मेरा पावर सोर्स है। पावर सोर्स कितना है 100 वोल्ट का है, और रेजिस्टेंस कितना है 10 गो है। तो हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वी आर कितना मिल जाएगा मेरा, वी बाय एन होता है। तो वी कितना है मेरा 100 वोल्ट, 10 गो रेजिस्टेंस है 10। तो प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, ठीक है। जिस तरह करंट में करते थे ना, कल बताए थे आप लोग, एक एग्जांपल दिए थे कि अगर मेरे पास 5 गो रेजिस्टेंस से सारा पैरेलल में कनेक्टेड है और सर्किट में अगर 25 एम्पियर ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है, तो प्रत्येक ब्रांच में कितना अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो होगा। तो आप 25 को क्या कीजिए 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता चला था जो प्रत्येक ब्रांच में है ना वो 5 एम्पियर ऑफ करंट का फ्लो हो रहा था, ठीक है। उसी तरह यहाँ है, उसी तरह यहाँ वहाँ 5 ना करके, अब यहाँ 5 ना करके हम एक जनरल टर्म डिफाइन करते हैं कि अगर मेरा एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगा हो, 5 नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, आपका 10 दे सकता है, 100 दे सकता है, 200 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। बट आपको जानना है क्या है, कैसे निकालते हैं। अगर 100 भी दिया हुआ है ना, 100 भी दिया हुआ है तो हमको कुछ नहीं करना है। आप क्या करना है, अगर 100 इक्वल रेजिस्टेंस है तो जो वोल्टेज है ना वो इक्वली बटेगा सब में, ठीक है। तो जो सोर्स का वोल्टेज है उसको डिवाइड कर दीजिए 100 से, जितना आएगा वो आपका पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना है, अगर 100 रेजिस्टेंस है तो 100 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, उससे आपका इक्विवेलेंट निकल जाएगा। ये आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना एन इंटू आर, और जो वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस वो कितना होगा वी बाय एन। ये क्या है आपका वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस व्हेन एन नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन वाला क्लियर हो गया कि अगर मेरा एन नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सीरीज में, अगर एन नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंसेस मेरा सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे और सारे का अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे लिखेंगे। ये चीज समझ में आ गया? यस सर। अंजलि को आया? यस भैया। अच्छा, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं, अगर यही मेरा सीरीज में ना होके अब हम पैरेलल में करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं पैरेलल में करते हैं। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में मेरा क्या है, वो नेटवर्क इशू की वजह से हो जा रहा है शायद। मेरा वॉइस नहीं आ रहा है अंजलि? भैया आ रहा है। आ रहा है ना? आपको स्क्रीन दिख रहा है अंजलि?
यस भैया। अंजलि आपको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ भैया। अच्छा ठीक। देखिए तो इस सर्किट में मेरा क्या है, एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है, ठीक है, एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है, सारे रेजिस्टेंस के वैल्यू कितना है आर, और सारे कैसे कनेक्टेड है, आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, एन नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस एक सोर्स लगा के रखे हम, ठीक है, इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस एक सोर्स लगा के रखे हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मेरा वी वोल्ट्स, ठीक है, और इस सर्किट में क्या हो रहा है, आई अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है, इस सर्किट में क्या हो रहा है, आई अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है, और आई आर क्या है मेरा, आई आर क्या है, आई आर इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस, तो सारे ब्रांच में इक्वल अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो होता है, तो वही हम लिखे जो आई आर है ना, वो क्या हो रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ब्रांच, ईच ब्रांच में जो करंट का फ्लो हो रहा है उसको क्या बोल देते हैं, आई आर है, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है इसमें, इस जनरल टर्म में आपको फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है what is the value of equivalent resistance of the circuit and what is the value of this IR, ठीक है, कि अगर मेरा n नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंसेस आपस में अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, और जो करंट फ्लो होगा प्रत्येक ब्रांच के थ्रू, जो करंट फ्लो हो रहा है ना प्रत्येक ब्रांच के थ्रू जिसको हम आई आर से यहाँ डिनोट किए, उस आई आर के वैल्यू कितना होगा, ठीक है, ये चीज हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पता है 1/R इक्विवेलेंट जो होता है ये बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ मेरा क्या है, सारा का सारा जो है, यहाँ मेरा क्या है, सारा का सारा जो है आर है, तो इसको लिखेंगे 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, कहाँ तक, एन टर्म्स तक, ठीक है। 1/R कहाँ तक ऐड करेंगे, एन तक, तो ये कितना निकलेगा मेरा, ये निकलेगा मेरा कितना, एन मल्टीप्लाइड बाई 1/R, ठीक है, निकलेगा मतलब कितना n/R, ये निकलेगा, यस भैया। ठीक है। अगर आप अगर ये निकलता है तो हम आर इक्विवेलेंट कैसे बोल सकते हैं, मेरा आर इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, आर इक्विवेलेंट मेरा निकलेगा R/N, ठीक है, ये मेरा निकला क्या, आर इक्विवेलेंट निकला। ये निकला क्या, आर इक्विवेलेंट निकला। तो ये क्या है, इट इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर अ सर्किट, for a circuit where n number of equal resistances are connected in parallel to each other। अगर n नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, R/N, ठीक है, R/N हो जाता है, ठीक, ये चीज क्लियर। तो अब हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, आई आर कितना होगा, तो आई आर तो फाइंड करना बहुत सिंपल है, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको ये चीज़ पता है जो करंट फ्लो होता है ना प्रत्येक ब्रांच के थ्रू, पैरेलल में जो करंट फ्लो होता है प्रत्येक ब्रांच के थ्रू, अगर सारे करंट को अगर आप समेसन करते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, इस तरह करके अगर सारे करंट को आप समेसन करते हैं तो ये किसके बराबर होता है, आपका जो सर्किट में जो करंट का फ्लो हो रहा है ना उसके बराबर होता है। तो यहाँ मेरा जो सारा करंट है ये I1 I2 I3 ये सारा इक्वल है, ठीक है, और इक्वल है ये किसके बराबर है, आई आर के बराबर है, तो लिखेंगे आई आर प्लस आई आर प्लस आई आर प्लस डॉट 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 कहाँ तक, एन टर्म्स तक, ठीक है, किसके बराबर हो गया आपका आई के, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, एन मल्टीप्लाइड बाय आई आर इज इक्वल्स टू कितना आई, तो आई आर कितना आएगा मेरा, आई बाई एन, ठीक है, ये चीज आएगा मेरा आई आर कितना आएगा, आई बाई एन आएगा। तो अगर मेरा n नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंसेस अगर कनेक्टेड है आपस में पैरेलल में,
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है, R बाई एन आता है, वेयर R इज द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंसेस। R क्या है, वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस जो आपका कनेक्टेड है पैरेलल में। और जो करंट होता है ना, जो करंट होता है प्रत्येक रेजिस्टेंस के थ्रू, वो कितना होता है, I बाई एन, वेयर I क्या है आपका, I इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक एग्जाम्पल हम लेना चाहें, तो अगर हम बोलें कि मेरे पास इस तरह का इसको हम बोले ये है मेरा 1 ओम, ये है मेरा 1 ओम, ये है मेरा 1 ओम, और ये 10 गो ऐसा लगा हुआ है। ठीक है, 10 गो ऐसा लगा हुआ है, ये मेरा कितना है 1 ओम, ये मेरे 10 गो ऐसा लगा हुआ है। ये स्विच एस हो गया, इसको हम बोले कुछ 20 वोल्ट के करीब में है। ठीक है, यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है, हमको पता नहीं चलिए आई अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है। तो ऐसे में 1 ओम का रेजिस्टेंस क्या है, 1 ओम का रेजिस्टेंस मेरे पास 10 गो है, और आपस में कैसे कनेक्टेड है, वो आपका पैरेलल में कनेक्टेड है। आपस में क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आर इक्विवेलेंट कैसे होगा, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमको क्या करना है, आर बाई एन करना है। हमको क्या करना है, आर बाई एन। आर कितना है मेरा 1 ओम, एन कितना है मेरा 10। तो प्रत्येक जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आ जाएगा, ये कितना आएगा 1/10, या फिर आप बोलिए इसको 0.1 ओम। ठीक है, ये आपको मिल गया। अब जो आई फ्लो होगा, आई आर क्या है, इस प्रत्येक ब्रांच के आई आर, यही है ना आई आर, प्रत्येक ब्रांच में जो आपका करंट का फ्लो हो रहा है, जो अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो हो रहा है, उसी को हम आई आर बोल रहे हैं। तो आई आर कितना होगा, ये जो आई होगा ना, ये आई जो भी होगा हमको पता नहीं, तो चलिए हम निकाल देते हैं ये आई कितना होगा मेरा। इधर हो गया 0.1, और ये आपका हो गया वी, तो आई इक्वल्स टू वी बाय आर हो जाएगा 200 एम्पियर। ठीक है, ये आई कितना हो जाएगा आपको 200 एम्पियर। आई मेरा अगर 200 एम्पियर है, तो इस प्रत्येक ब्रांच में जो आई आर का वैल्यू होगा वो कितना होगा। तो आई आर के वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है आई आर इक्वल्स टू कितना होता है, आई बाई एन। ठीक है, तो आई मेरा कितना निकला 200 एम्पियर, डिवाइडेड बाई एन कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 एम्पियर। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज, ये चीज को आप कॉपी में नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है, ये आपका जनरल है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन सब। ठीक ना, इसको आप क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन करके रखिएगा कि अगर एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है मेरा, अगर सीरीज में कनेक्टेड है, तो प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा हमको वो बताओ, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के वैल्यू कितना होगा हमको वो बताओ। अगर एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है, वो आपस में अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के वैल्यू कितना होगा हमको वो बताओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के वैल्यू कितना होगा हमको वो बताओ, और जो करंट फ्लो हो रहा है प्रत्येक ब्रांच के थ्रू वो कितना हो रहा है हमको वो बताओ। ठीक है, ये जो दोनों चीज बताया ना, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज में एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को आप जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और जब एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक, ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को, यस समझ में आ भैया। गया ना। अच्छा, हम्म। अब हम बुक का आपका एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, हम आपको वो करवाते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा हटके क्वेश्चंस है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चंस है, इसलिए आप लोगों को करवाना जरूरी है, वो हम करवा देते हैं। रुकिए, एक सेकेंड।
ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 का। हाँ, ये बोलता है सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ वुड यू कनेक्ट थ्री रेजिस्टेंसेस, थ्री रेजिस्टर्स, each of resistance 6 ohm, so that the combination has the resistance of number 1 9 ohm and number 2 4 ohm। देखिए अभी तक हम आपको क्या सिखाएं कि अभी आप कॉम्बिनेशन कीजिए, आपको कॉम्बिनेशन दिया हुआ रहेगा और आपको इक्विवेलेंट निकालना है। अब ये क्या बोल रहा है, ये आपको रेजिस्टेंस दे दिया है, ठीक है, रेजिस्टेंस दे दिया है और इक्विवेलेंट दे दिया है, कॉम्बिनेशन आपको बनाना है, ठीक है। ये क्या कर, ये प्रैक्टिकल चीज होता है, यही यही चीज होता है प्रैक्टिकल। हमको पता रहता है कि इस सर्किट में हमको इतना ओम का रेजिस्टेंस का जरूरत है, ठीक है, और मेरे पास कुछ रेजिस्टेंसेस पड़ा हुआ है, ठीक है, हो सकता है कितना भी ओम का हो, कुछ रेजिस्टेंसेस पड़ा हुआ है, और मेरे पास जैसे सर्किट में हम बोले इस केस के लिए बोले, केस नंबर 1 में देखिए, अगर हम बोले सर्किट में मेरा 9 ओम रेजिस्टेंस का हमको जरूरत है, ठीक है, मैं हमको क्या चाहिए, एक 9 ओम रेजिस्टेंस चाहिए, और मेरे पास क्या है, मेरे पास सिर्फ 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, मेरे पास क्या है, 3 गो जो है 6 ओम का रेजिस्टेंस पड़ा 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 हुआ है, और हमको क्या चाहिए, सर्किट में 9 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे कंबाइन करेंगे उस तीनों 6 ओम का रेजिस्टर को कि हमको उसका इक्विवेलेंट कितना मिले, 9 ओम मिले। उसी तरह कुछ सेकंड में भी है कि वो जो अगर हमको सर्किट में कहीं पे 4 ओम का जरूरत है और मेरे पास 4 ओम का रजिस्टर है नहीं, मेरे पास 4 ओम का रजिस्टर है नहीं, तो उसी तीनों जो है, उसी तीनों 6 ओम का रजिस्टर को आपस में हम कैसे कनेक्ट करेंगे, उसी तीनों 6 ओम का रजिस्टर को आपस में हम कैसे कनेक्ट करेंगे, जो इक्विवेलेंट मिलेगा वो हमको कितना मिलना चाहिए, 4 ओम मिलना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है ये, कि मेरे पास क्या है, मेरे पास जैसे कोई भी हम कहीं भी लैब में काम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मेरे पास पड़ा हुआ है 3 गो 6 ओम का रजिस्टर, ठीक है, और हमको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है मेरे पास जहाँ पे हमको जरूरत पड़ी है एक 9 ओम का रेजिस्टेंस का, बट मेरे पास एक 9 ओम का रजिस्टर नहीं है, मेरे पास क्या है, 3 गो सिर्फ है 6 ओम का रजिस्टर है। तो हम उस तीनों को कैसे आपस में कंबाइन करेंगे कि उसका जो इक्विवेलेंट मिलेगा ना वो कितना मिलेगा, 9 ओम। इक्विवेलेंट का मतलब आप लोगों को बताए थे, ठीक है। ये कैसे वर्क करेगा, ये कैसे सर्व करेगा, अगर आप तीनों को कंबाइन करके इसका इक्विवेलेंट 9 ओम ले आते ना, तो ये वैसे ही काम करेगा जैसे अगर आप एक 9 ओम का रजिस्टर को आप सर्किट में कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, ये वैसे ही काम करेगा, सिमिलर ही होता है, इक्विवेलेंट का मतलब ही यही होता है, ठीक है। जो काम इस तीनों का कॉम्बिनेशन करेगा ना वही काम एक सिंगल रजिस्टर करेगा। अगर आप एक आपके पास सिंगल नहीं है तो आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंसेस को किसी तरह कंबाइन करेंगे कि उसका इक्विवेलेंट जो है ना वो इसके बराबर आ जाए, जो मेरा रिक्वायर्ड है, जो हमको रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस के वैल्यू है ना हमको उसके बराबर आ जाए, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास 3 गो 6 ओम का रजिस्टर है। अंजलि मेरा वॉइस इशू हो रहा है क्या, नो भैया। वॉइस इशू और स्क्रीन इशू कुछ भी हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है भैया। सुमन को हो रहा है, सुमन आप चल जाइए कहीं पे गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी जहाँ पे सही है वहां चल जाइए। तो देखिए क्या है, यहाँ पे मेरे पास 3 गो 6 ओम का रजिस्टर है जो आपस में, जिसको हमको कंबाइन करके इक्विवेलेंट कितना बनाना है, 9 ओम बनाना है, ठीक है। 3 गो 6 ओम का रजिस्टर है, उसको क्या करना है, हमको किसी तरह जिस तरह से कंबाइन करेंगे कि उसके जो इक्विवेलेंट है ना वो हमको क्या मिल जाए, 9 ओम मिल जाए। उसी तरह केस नंबर सेकंड में क्या है, जो इक्विवेलेंट रजिस्टर है ना वो हमको गिवन है कितना, 4 ओम, वो हमको गिवन है 4 ओम। तो हम किस तरह इस तीनों 6 ओम रजिस्टर को कंबाइन करेंगे कि मेरा जो इक्विवेलेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4 ओम, ठीक है। आपको रेजिस्टेंस गिवन है, कितना रेजिस्टेंस गिवन है, 3 रेजिस्टेंस गिवन है, तीनों रेजिस्टेंस के वैल्यू गिवन है, ठीक है। आपको इक्विवेलेंट गिवन है, आपको बताना है कि आपको बस उस कॉम्बिनेशन को बताना है, आपको उस कॉम्बिनेशन को बताना है कि इस तीनों को हम किस तरह से कंबाइन करेंगे कि इक्विवेलेंट जो है मेरा वो 9 ओम मिल जाएगा, ठीक है। तो हम व्हाइट बोर्ड में ड्रॉ करके बताते हैं आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन हमको क्या गिवन है, क्वेश्चन क्या गिवन है,
कि मेरे पास 3 गो 6 ओम का रजिस्टर पड़ा है। ठीक है, मेरे पास 3 गो 6 ओम का रजिस्टर पड़ा है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। मेरे पास क्या है, 3 गो 6 ओम का रजिस्टर है। और केस नंबर 1 में हमको क्या बोल रहा है, हमको क्या बोल रहा है, इस तीनों को ऐसे कंबाइन करो, इस तीनों को ऐसे कंबाइन करो कि जो मेरा आर इक्विवेलेंट है ना, वो केस नंबर 1 में कितना हो जाए, 9 ओम। केस नंबर 2 में जो आर इक्विवेलेंट है वो कितना हो जाए आपका, 4 ओम। ठीक है, यही क्वेश्चन है मेरा कि मेरे पास 3 गो 6 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, आप उस तीनों को ऐसे कंबाइन कीजिए कि उसका जो इक्विवेलेंट है ना वो हमको 9 ओम मिले पहला केस में, और फिर से उसको इस तरह से कंबाइन कीजिए कि उसका जो इक्विवेलेंट है वो हमको कितना मिले, 4 ओम मिले। आपको डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए बोला कि आप कैसे होगा उसका कॉम्बिनेशन, उसको आप डायग्राम बना के हमको समझाइए। ठीक है, सबसे पहले हम काम करते हैं 9 ओम के लिए, कि हम इस तीनों 6 ओम का रजिस्टर को हम कैसे कनेक्ट करें कि मेरा जो इक्विवेलेंट है ना वो 9 ओम हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप डील कैसे कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे डील कीजिएगा, आप जितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना आप उसको लगाइए। आप क्या कीजिए, जितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना आप सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, इस तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, किसी दो को सीरीज में और तीसरे के साथ पैरेलल कर सकते हैं। ठीक है, किसी दो को पैरेलल में तीसरे के साथ सीरीज में कर सकते हैं। ये 4 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे करने का। ठीक है ना, ये क्या है, 4 पॉसिबिलिटी है। उस तरह चारों कॉम्बिनेशन करके आप क्या कीजिए, प्रत्येक कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकालिए। उसके बाद देखिए हमको कहाँ पे इक्विवेलेंट का वैल्यू, अगर कहीं पे 9 ओम मिल जाता है तो मेरा वही वही हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, आप पॉसिबिलिटी क्या है, 3 गो रेजिस्टेंस है मेरे पास, तो पॉसिबिलिटी क्या है, हम इस तीनों को हो सकता है हम सीरीज में कनेक्ट कर दे। ये एक पॉसिबिलिटी है। हो सकता है हम तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दे। हो सकता है हम दो को सीरीज में कनेक्ट करें, और मतलब दो को पैरेलल में कनेक्ट करें और तीसरे के साथ हम क्या कर दे, सीरीज में कनेक्ट कर दे। ये मेरा एक पॉसिबिलिटी है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि हम दो को ऐसे, मतलब यहाँ पे करते हैं, दो को सीरीज में किया और तीसरे के साथ पैरेलल में कर दिए। ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मेरे पास क्या है, यही सब पॉसिबिलिटी, ये 4 पॉसिबिलिटी है। ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3, और ये हो गया नंबर 4। ये 4 पॉसिबिलिटी है मेरा। तो इस चारों पॉसिबिलिटी को पहले हम क्या करेंगे, एक एक करके इन लोग का इक्विवेलेंट निकालेंगे। एक एक करके क्या करेंगे, इक्विवेलेंट निकालेंगे। इक्विवेलेंट निकाल के देखेंगे कि किस कॉम्बिनेशन में हमको ये 9 ओम मिलता है और किस कॉम्बिनेशन में हमको 4 ओम मिलता है। ठीक है, हम यही करेंगे यहाँ पर। तो हम निकालते हैं एक एक करके, क्या करते हैं, हम एक एक करके फाइंड आउट करते हैं सबका वैल्यू कितना है। ये भी आपका 6 है, 6 ओम। ये भी आपका 6 ओम, ये भी आपका 6 ओम। उसी तरह ये भी आपका 6 ओम है, ये भी आपका 6 ओम है, ये भी आपका 6 ओम है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। दिस इज ऑल्सो 6 ओम, दिस इज ऑल्सो 6 ओम एंड दिस इज ऑल्सो 6 ओम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक कॉम्बिनेशन को उठाएंगे और उसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम केस नंबर 1 पे जाते हैं। केस नंबर 1 का अगर हम बात करें तो केस नंबर 1 में मेरा क्या था, हम तीनों रेजिस्टेंस को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिए थे। ये मेरा पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, और ये तीसरा हुआ। तीनों क्या है, मेरा 6 ओम का रेजिस्टेंस है, तीनों को क्या किया, हम सीरीज में कनेक्ट कर दिए। तो इसका इक्विवेलेंट अब हम निकालते हैं। इसका हम क्या करते हैं, आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो गया, 18 ओम। अगर हम तीनों रेजिस्टेंस को अगर हम, कितना निकल जा रहा है, मेरा 18 ओम निकल रहा है। ठीक है, अब उसी तरह हम क्या करते हैं, ये हो गया पहला केस, ये हो गया पहला केस कि अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, तो हमको कितना चाहिए था, 9 ओम। ठीक है, हमको 9 ओम चाहिए, बट यहाँ 9 ओम तो मिल नहीं रहा, हमको क्या मिल रहा है, 18 ओम। तो ये कॉम्बिनेशन मेरा काम नहीं करेगा।
ठीक है, अब नेक्स्ट करके देखते हैं, तीनों को हम पैरेलल में कनेक्ट करके देखते हैं। तीनों को हम क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करके देखते हैं। तीनों को क्या किया, हम पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। ये भी कितना है मेरा 6 ओम, दिस इज ऑल्सो 6 ओम, दिस इज ऑल्सो 6 ओम। अब हम इसका क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, हम इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो यहाँ पे हम 1/r इक्विवेलेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा तीनों क्या है, सेम है। तो इसका आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, r/n। ठीक है, ऐसे निकलेगा, r/n निकलेगा। r कितना है मेरा 6, n कितना है मेरा 3, कितना निकलेगा मेरा 2 ओम। ठीक है, यहाँ हम वैसे वैसे नहीं किए, 1/r इक्विवेलेंट करने का जरूरत नहीं है। हमको सीधा दिख रहा है मेरे पास तीन को इक्वल रेजिस्टेंस है जो कि आपस में पैरेलल में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो सारे रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस के वैल्यू लिखेंगे, डिवाइडेड बाय n, r/n करेंगे। r कितना था मेरा 6 था, n कितना था मेरा 3, तीन को रेजिस्टेंस था। तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको कितना मिल गया, 2 ओम। हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिल गया, 2 ओम। बट क्या हमको 2 ओम का रेजिस्टेंस की जरूरत है, बट हमको क्या 2 ओम रेजिस्टेंस की जरूरत है। हमको जरूरत कितने का है, या तो 9 ओम का या तो 4 ओम का। पहले केस में हमको 9 ओम का जरूरत है, बट हमको ना तो 9 ओम पहले कॉम्बिनेशन में मिला, ना ही 9 ओम हमको सेकंड कॉम्बिनेशन में मिला। चलिए हम ट्राई करते हैं थर्ड कॉम्बिनेशन में। ये जो थर्ड कॉम्बिनेशन है मेरा, थर्ड कॉम्बिनेशन कैसा है, दो को 6 ओम का रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है और तीसरे के साथ सीरीज में है। अब हम ट्राई करते हैं क्या, थर्ड कॉम्बिनेशन मेरा, ये है मेरा 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम। ठीक है, अब हम इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, कल की क्लास में मैं आप लोगों को बताया था इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन, सबसे पहले सबसे सिंपल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे। ये है मेरा सबसे सबसे सिंपल कॉम्बिनेशन। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक नया हमको ऐसे करते हैं, हम उसको सॉल्व करके मानते हैं कि ये मेरा कितना आया, आर इक्विवेलेंट 1 आया। कुछ आएगा, हमको नहीं पता कितना आएगा। ये है मेरा 6 ओम। तो पहले इस आर इक्विवेलेंट 1 का हम वैल्यू निकाल देते हैं। इस आर इक्विवेलेंट 1 का वैल्यू निकालते हैं। तो इस आर इक्विवेलेंट 1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, दो को 6 ओम का रेजिस्टेंस है, आपस में पैरेलल में है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट r/n, मतलब कितना 6/2, कितना मिलेगा हमको 3 ओम। ठीक है, तो इस आर इक्विवेलेंट 2 का वैल्यू, आर इक्विवेलेंट 1 का वैल्यू कितना मिला हमको, 3 ओम। ठीक, ये चीज हो गया। तो इस सर्किट का हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, इस सर्किट का हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, 6 + 3 विच इज इक्वल्स टू क्या, 9 ओम। ठीक है, हमको क्या मिला, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस, एक 3 ओम का रेजिस्टेंस, सीरीज में इक्विवेलेंट निकालिएगा तो कितना मिलेगा, 6 + 3 करेंगे इक्वल्स टू आएगा आपका 9 ओम। अब देखिए हमको कितना मिल गया, 9 ओम हमको मिल गया, जिसका हमको जरूरत था। हमको जरूरत था ना, 9 ओम का ही तो जरूरत था। कॉम्बिनेशन क्या बोला था कि ऐसे कॉम्बिनेशन बनाओ कि मेरा जो इक्विवेलेंट मिले वो कैसा मिले, हमको 9 ओम मिले। तो पहला कॉम्बिनेशन ट्राई किया, हमको 18 मिला। दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई किया, हमको 2 मिला। तीसरा कॉम्बिनेशन ट्राई किया, हमको 9 ओम मिल गया। ठीक है, तो जहाँ 9 ओम मिल गया, यही मेरा आंसर हो गया। यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। मतलब हमको कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है कि उस जो तीनों जो रेजिस्टेंस है उसको कैसे कंबाइन करेंगे कि हमको 9 ओम मिलेगा। अब क्या कीजिएगा, दो को आपस में पैरेलल कीजिए और तीसरे के साथ सीरीज में कर दीजिए। ठीक है, अब क्या किए सर्किट में, यही ना किए, 6 ओम, ये भी आपका 6 ओम, ये भी आपका 6 ओम। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ, रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन। केस 1 के लिए यही तो है मेरा रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन। केस 1 के लिए यही तो है मेरा रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन। रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन फॉर केस 1।
केस 1 के लिए यही तो है मेरा रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन। तो आपको डायग्राम बनाने के लिए बोला है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, ड्रॉ है स्कीमेटिक डायग्राम, आपको डायग्राम भी बनाना है। तो आप बस इतना बना के छोड़ दीजिए कि दो रेजिस्टेंस को आपस में आप पैरेलल में कीजिए, तीसरे के साथ सीरीज में शो कीजिए, उसके बाद इसका इक्विवेलेंट निकाल के दिखा दीजिए। जैसे हम यहाँ किए ना, इसका इक्विवेलेंट निकालिए, कितना आया 9 ओम, तो इक्विवेलेंट मेरा 9 ओम आ गया, वही तो मेरा रिक्वायर्ड था, वही तो मेरा रिक्वायर्ड था। तो इक्विवेलेंट चाहिए हमको, कितना चाहिए 9 ओम। हो गया आंसर, पहला का आंसर मेरा खत्म, पहला आंसर मेरा खत्म। हमको कॉम्बिनेशन मिल गया। कंबाइन कैसे करेंगे, दो रेजिस्टेंस को आपस में पैरेलल में करेंगे, तीसरे के साथ हम सीरीज में कर देंगे, खत्म। अब हमको क्या चाहिए, अब हम 4 ओम चाहिए हमको। एक और क्वेश्चन था ना कि दूसरा केस में हमको क्या चाहिए 4 ओम, बट अभी भी अगर देखिएगा तो कहीं भी आपको 4 ओम नहीं मिला। एक जगह क्या मिला 18 मिला, एक जगह क्या मिला 2 मिला, एक जगह क्या मिला 9 मिला, आपको 4 कहीं से नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, अब चौथा कॉम्बिनेशन को ट्राई करके देखेंगे। ये जो चौथा कॉम्बिनेशन दिख रहा है, जिसमें क्या है, दो रेजिस्टेंसेस आपस में सीरीज में है, और वो जो कॉम्बिनेशन है, वो लोग का सीरीज कॉम्बिनेशन, वो क्या है, तीसरे के साथ पैरेलल में है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या करेंगे, अब इस कॉम्बिनेशन का हम इक्विवेलेंट निकाल के देखेंगे कि क्या मेरा आता है या नहीं आता है। अब चौथा कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, ये है मेरा 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम। इसका हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट निकालना है। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबसे पहले सबसे सिंपल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे। ये मेरा सबसे सिंपल कॉम्बिनेशन है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हम कैसे लिख सकते हैं, ये है मेरा 1, ये मेरा 2, इसको हम क्या बोल देते हैं, आर इक्विवेलेंट 1 बोल देते हैं, ठीक है। और ये मेरा क्या है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये हमको चलिए पता नहीं कितना है, तो हम निकाल देते हैं इस आर इक्विवेलेंट 1 का वैल्यू। तो इस आर इक्विवेलेंट 1 का वैल्यू कितना निकलेगा, 6 + 6 मतलब कितना 12 ओम, ठीक है। तो हमको मिल गया इस आर इक्विवेलेंट 1 के वैल्यू कितना 12 ओम। तो इस सर्किट का हमको अगर इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोलेगा इस सर्किट का, तो अब हम कैसे निकालेंगे, देखिए इस सर्किट का हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम करेंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/12 + 1/6, 1/12 + 1/6, 12, 1 + 2 is equals to what, 3/12 is equals to what, 1/4। तो इक्विवेलेंट कितना मिला हमको, आर इक्विवेलेंट 4 ओम, ठीक है। हमको क्या मिला, इक्विवेलेंट कितना मिला हमको 4 ओम, और हमको चाहिए कितना था, हमको चाहिए कितना था, चाहिए था हमको 4 ओम। मिल गया हमको कॉम्बिनेशन, जो मेरा रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन हमको मिल गया, ठीक है। कॉम्बिनेशन हमको कैसे मिला, तो हम क्या करेंगे, 4 ओम का रेजिस्टेंस के लिए, अगर हमको 4 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए कि इक्विवेलेंट हमको क्या हो सर्किट में 4 ओम का रेजिस्टेंस हो, तो हम क्या करेंगे, दो को लेंगे 6 ओम का रेजिस्टेंस, उस दोनों को आपस में हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, उस दोनों को क्या करेंगे, आपस में सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और जो तीसरा बचा हुआ है मेरा 6 ओम का, उसके साथ हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, ये जो कॉम्बिनेशन होगा ना, यही मेरा रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन है, यही क्या है, मेरा रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन है। दिस इज द रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन फॉर केस 2, फॉर केस 2, केस 2 के लिए यही मेरा रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग का बुक खोलिएगा ना, जहाँ से हम दिए जो हॉट्स खोले हम, उस हॉट्स में ऐसा ढेर सारा क्वेश्चन है। उसमें क्या है, ढेर सारा क्वेश्चन है, अलग अलग वैल्यूज गिवन है रेजिस्टेंसेस का। आपको बोला है कि हमको इसको किस तरह से हम कंबाइन करेंगे, इसको हम किस तरह से कंबाइन करेंगे कि आपको इक्विवेलेंट इतना मिल जाए, इतना मिल जाए। आपको क्या करना है, रेजिस्टेंसेस को उठाना है, और जितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा ना, जितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा, वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को एक जगह रफ मैप लिखिए,
सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को एक जगह रफ में लिखिए और एक एक करके 1 बाय 1 सारे कॉम्बिनेशंस का आप इक्विवेलेंट निकालिए। जैसे मेरा यहाँ पे 4 को कॉम्बिनेशन बन रहा था तो हम 4 कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखे हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। उस तरह करके हम क्या किया, 1 बाय 1 सबका इक्विवेलेंट निकालें। यहाँ मेरा ये हो गया 1, सबसे पहला केस का हम इक्विवेलेंट निकाले, हमको मिला 18 ओम। उसी तरह हम सेकंड केस का इक्विवेलेंट निकाले, हमको कितना मिला 2 ओम। फिर हम थर्ड केस का निकाले, हमको कितना मिला 9 ओम। उसी तरह हम फोर्थ केस का निकाले, हमको इक्विवेलेंट कितना मिला 4 ओम। ठीक है, तो जो मेरा रिक्वायर्ड होगा वो अगर वो हमको मिल जाता है, जैसे मेरा रिक्वायर्ड था केस 1 में 9 ओम, हमको रिक्वायर्ड था केस 1 में 9 ओम। ठीक है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन हुआ ना, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अगर 9 ओम को हमको इक्विवेलेंट चाहिए तो हमको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। केस 2 के लिए मेरा रिक्वायर्ड कितना था 4 ओम, तो हमको इक्विवेलेंट कितना मिला यहाँ पे 4 ओम। तो ये जो कॉम्बिनेशन हो गया 4 ओम के लिए, ये जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, यही आपका रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन है कि आपको इक्विवेलेंट कितना मिल जाए 4 ओम। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? समझ में आया ये चीज जो अभी हम बताएं? किसी को कोई दिक्कत, कहीं पे कुछ डाउट? नहीं। अंजलि आपको समझ में आ गया? हाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 सबको दिख रहा है? ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 49 मेरा क्या बोलता है कि व्हाट इज नंबर 1 हाईएस्ट persistences which can be obtained by combining 4 resistors having following resistances। कि मेरे पास 4 गो रेजिस्टर है, ठीक है, एक है आपका 4 ओम का, एक है आपका 8 ओम का, एक है आपका 12 ओम का, एक है आपका 24 ओम का। मेरे पास क्या है, 4 गो रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये 4 गो रेजिस्टेंस है। एक सेकंड, एक 4 ओम का है, एक 8 ओम का, एक 12 ओम का, एक 24 ओम का, ये 4 गो रेजिस्टेंस है। तो इस चारों का अगर हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, डिफरेंट मेथड्स हो सकता है कॉम्बिनेशन का, कंबाइन तो हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं ना। जैसे अभी मेरे पास 3 गो रेजिस्टेंस था तो उसका हम 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस था। तो यहाँ भी मेरे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है कंबाइन करने के लिए डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है। बट हमको बताओ कि अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो इसका हाईएस्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको क्या मिल सकता है? ठीक है, हाईएस्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको क्या मिल सकता है? इसका जितना भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा ना, इसका जितना भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा, तो सारे कॉम्बिनेशन में उस कॉम्बिनेशन के बारे में बताओ, उस कॉम्बिनेशन को ड्रॉ करो और बताओ जो हाईएस्ट हमको पॉसिबल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिलेगा। और उसके बाद सेकंड केस में पूछ रहा है जो लोवेस्ट होगा वो कितना मिलेगा। ठीक है, what is the highest and the lowest resistance which can be obtained by combining 4 resistors having following resistances 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm। मेरे पास 4 गो रेजिस्टर है, एक है 4 ओम का, एक है 8 ओम का, एक है 12 ओम का, एक है 24 ओम का। ठीक है, इस चारों को जब हम कंबाइन करेंगे तो व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यू विल गेट। ठीक है, इस चारों के कॉम्बिनेशन से आपको हाईएस्ट पॉसिबल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिल सकता है, एंड व्हाट इज द लोवेस्ट पॉसिबल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यू कैन गेट बाय कंबाइनिंग दीस 4 रेजिस्टेंसेस। ठीक है, ये जो 4 रेजिस्टर्स दिख रहा है ना, इसको आप कंबाइन करेंगे, व्हाट इज द लोवेस्ट पॉसिबल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यू कैन गेट। ठीक है, ये चीज आपका क्वेश्चन हो गया। तो कैसे निकालेंगे इसको हम? मेरा कॉम्बिनेशन तो ढेर सारा हो सकता है, कॉम्बिनेशन मेरा ढेर सारा हो सकता है ना, इसका पॉसिबल कुछ भी हो सकता है। किसी 3 को एक साथ सीरीज में कर दो, चौथा के साथ पैरेलल में कर दो, किसी 2 को पैरेलल में कर दो। ठीक है, 2 को सीरीज में कर दो, 2 को सीरीज में कर दो, उस दोनों को पैरेलल में कर दो। कॉम्बिनेशन ढेर सारा है। तो अब हम क्या करें इस सब के लिए? क्या हम एक एक करके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को ड्रॉ करें?
क्या हम, और ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं होगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 1 मार्क्स आपको मिलेगा हाईएस्ट के लिए, 1 मार्क्स क्वेश्चन मिलेगा आपको लोवेस्ट के लिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए आप क्या कीजिएगा, इतना सारा जो आपको रजिस्टर दिख रहा है इसका सारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन को ड्रॉ कीजिएगा 1 बाय 1। हाँ, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। एक चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए, एक चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए, अगर मेरे पास रजिस्टर्स गिवन है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के रजिस्टर्स गिवन है, ठीक है, तो उसका जो हाईएस्ट वैल्यू होता है ना, अगर आप उसको कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो किस कॉम्बिनेशन में हमको हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है, जब आप चारों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, रजिस्टर्स को अगर मेरे पास डिफरेंट वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स गिवन है, ठीक है, तो उसको हम अगर हम सारे को अगर सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं ना, तो उसका जो इक्विवेलेंट मिलेगा वो हाईएस्ट मिलेगा। अगर और भी कोई भी आप पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना लीजिए, ठीक है, इस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा ना चारों को सीरीज में कनेक्ट करके, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा। और लोएस्ट कब होता है, जब चारों को हम आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर जब आप चारों का अगर आप पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं ना, तो जो इक्विवेलेंट मिलेगा वो लोवेस्ट मिलेगा। ठीक है, और जो लोवेस्ट का वैल्यू होता है ना, इस चारे का जो चारों दिख रहा है ना आपको, एक 4 ओम का, एक 8 ओम का, एक 12 ओम का, एक 24 ओम का, जो लोवेस्ट वैल्यू मिलेगा आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, उसका जो वैल्यू होगा इस चारों रेजिस्टेंस से कम होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू किसका है, 4 ओम है, तो जो इक्विवेलेंट मिलेगा आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन देके ना, उसका जो वैल्यू मिलेगा वो 4 ओम से भी कम मिलेगा। ठीक है, वो क्या मिलेगा, 4 ओम से भी कम मिलेगा। इसीलिए तो बोलते हैं पैरेलल और सीरीज क्यों आया कॉन्सेप्ट में, पैरेलल और सीरीज क्यों आया, कि अगर हमको सर्किट में अगर मेरे पास कुछ रेजिस्टर्स गिवन है, ठीक है, और उससे ज्यादा वैल्यूज का हमको रेजिस्टेंस की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। और मेरे पास कुछ वैल्यूज ऑफ रेजिस्टर्स गिवन है और हमको उससे कम वैल्यू का रेजिस्टर हमको चाहिए आपका सर्किट में, तब हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हाईएस्ट के लिए अगर कहीं भी पूछे कितना भी रजिस्टर्स आपको दे देना, अगर आपको यहाँ पे 4 गिवन है, आपको 5 6 कुछ भी दे दे, अगर आपको पूछे कि इस चारों को इस जो मेरे रजिस्टर्स गिवन ना, तो इसको अगर हम कैसे कंबाइन करेंगे कि ये हमको हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन का जो वैल्यू होगा ना, वो बाकी सारे कॉम्बिनेशन, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन से सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट इक्विवेलेंट मिलेगा वो हमको किस कॉम्बिनेशन का मिलेगा, तो किसका मिलेगा, अगर आप सबको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वो जो इक्विवेलेंट मिलता है वो हाईएस्ट मिलता है। और अगर आप चारों को जितना भी रजिस्टर्स गिवन है, यहाँ पे 4 है, अगर आप सबको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जो इक्विवेलेंट मिलता है ना वो सबसे ज्यादा लोवेस्ट मिलता है। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। तो हम निकाल के देखते हैं एक बार कैसे, कितना कितना वैल्यू मिलेगा हमको, निकलेगा। तो मेरे पास 4 को रजिस्टर है, मेरे पास 4 रजिस्टर है। एक कितना है, 4 ओम का, एक है 8 ओम का, एक है 12 ओम का, एक है आपका 24 ओम का। ठीक है, मेरे पास 4 को रजिस्टर है, तो इस चारों को हम कैसे कंबाइन करेंगे कि हमको हाईएस्ट मिलेगा। नंबर 1 करते हैं, फॉर हाईएस्ट इक्विवेलेंट, फॉर हाईएस्ट आर इक्विवेलेंट। तो हाईएस्ट आर इक्विवेलेंट क्या के लिए क्या करेंगे, इस चारों को हम क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। 1 2 3 4। पहला है मेरा 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम। और इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा इस आर इक्विवेलेंट का, 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24। ठीक है, ये कितना मिला, 8 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 4 18 के 8, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 1 4, 48 ओम। देख रहे हैं मेरे पास क्या था, सिर्फ 4 8 12 24 का रेजिस्टेंस था। ठीक है, और हमको इक्विवेलेंट कितना मिलता है, 48 ओम। तो ये जो 48 ओम दिख रहा है ना, ये मेरा हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू है, इस चारों का कॉम्बिनेशन का हाईएस्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये जो है ना हाईएस्ट है।
तो अगर आप चारों को आप क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा 48 ओम, इट इज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर आप इसको और किसी भी तरह से आप कंबाइन करते हैं ना, तो ये जो वैल्यू मिल रहा है ये आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, हाईएस्ट मिलेगा। लोवेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, फॉर लोवेस्ट नंबर 2, फॉर लोवेस्ट आर इक्विवेलेंट, लोवेस्ट के लिए हम ये जो चारों है ना, इसको हम क्या करेंगे, आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। 1 2 3 4, ये मेरा है 4 ओम का, ये है 8 ओम का, ये है 12 ओम का, और ये कितना है 24 ओम का। ठीक है, इस चारों को क्या किया, हम पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, तो इसका हम इक्विवेलेंट निकाल देते हैं एक बार। तो 1/r इक्विवेलेंट निकालते हैं। ठीक, कितना होगा ये, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, कितना होगा, कितना हो गया, 12/24 इज इक्वल्स टू 1/2। तो जो इक्विवेलेंट मिला आपको, ये कितना मिला, 2 ओम। ठीक है, ये कितना मिला हमको, 2 ओम। और जो 2 ओम मिल रहा है ना, ये आपका लोवेस्ट पॉसिबल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ देखिए ये चारों क्या, एक 4 ओम का है, एक 8 ओम का है, एक 12 ओम का है, एक 24 ओम का है, और आपको इक्विवेलेंट जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 2 ओम का मिल रहा है। मतलब इस चारों से कम है, जो इक्विवेलेंट मिल रहा है हमको इस सर्किट का, वो क्या मिल रहा है, इस चारों से कम है। देखिए 2 क्या है, 4 से भी कम है, 8 से भी कम है, 12 से भी कम है, 24 से भी कम है। ठीक है, तो यही इसीलिए हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन इसीलिए लाते हैं। जो मेरे पास रेजिस्टेंस गिवन है ना, उससे भी जब कम वैल्यू का हमको रेजिस्टेंस का जरूरत पड़ता है ना, तब हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए यहाँ पे कंबाइन किए तो हमको जो इक्विवेलेंट मिला 2 ओम, ये क्या, इस सारे रेजिस्टेंसेस, ईच रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है सारे से कम है। ठीक है, और ये जो है ये लोवेस्ट पॉसिबल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इस चारों का जो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो गए ना, उस सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन में सबसे लोवेस्ट हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस में मिलेगा, जब हम चारों को आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जब चारों को हम आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, तब जो मिलेगा ना हमको, वो लोवेस्ट पॉसिबल मिलेगा। तो कितना मिलेगा, वो 2 ओम मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, यही था क्वेश्चन। ठीक है, यही था मेरा क्वेश्चन था। क्लियर, किसी को कोई डाउट, कहीं पे कुछ दिक्कत? कोई डाउट नहीं है ना किसी को कहीं पे, बोलिए, है तो हम रिपीट कर देंगे। नहीं है। अच्छा ठीक, नहीं है तो फिर हम एक और क्वेश्चन पे आते हैं, एक और क्वेश्चन पे आते हैं। एक आप लोग का जो असाइनमेंट दिया है ना, उसमें हम एक क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, वीआई ग्राफ से दिए हैं, ओम्स लॉ का। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा देते हैं वीआई ग्राफ से, कि आपको उसको बनाने में आसानी हो। ठीक है, वीआई ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना देते हैं, आपका बुक में है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट आपका पावर स्टार्ट करेंगे। हल्का सा बता देंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, कि जो घर का जो वायरिंग होता है वो कैसे होता है, कैसे कनेक्ट होता है और क्यों कनेक्ट होता है, कैसे कनेक्टेड रहता है और क्यों कनेक्टेड होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर एक्स वाई, एन एमीटर, अ वोल्ट मीटर, 4 cells of 1.5 volts each and a plug की was सेटअप। एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें एक 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर है, जिसको बोल रहा है यहाँ एक्स वाई। एक एमीटर है करंट को मेजर करने के लिए, एक वोल्ट मीटर है इस नाइक्रोम वायर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। 4 सेल्स है, 4 को मेरे पास सेल है, चारों सेल क्या है, 1.5 वोल्ट्स का है। ठीक है, और क्या है, एक प्लग की है।
ये पूरा सेटअप है मेरा, ठीक है, ये पूरा क्या सेटअप है, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कहीं पे, तो ये मेरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमको क्या है, एक 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर है जिसको हम यहाँ एक्स वाई बोल रहा है, एक मेरे पास एम मीटर है, एक मेरे पास वोल्ट मीटर है, और क्या है 4 सेल्स है और एक प्लग की है। सबसे पहला क्वेश्चन, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ दिस इलेक्ट्रिक सर्किट टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई एंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू एक्स वाई। देखिए, यह आपका एशचंद का बुक का क्वेश्चन है, ये क्या है आपका एशचंद का बुक का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिए आप, ठीक है, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए, डायरेक्ट ये चीज बोल दिया जाए कि एक एक्सपेरिमेंट करना है हमको, एक्सपेरिमेंट किस लिए करना है हमको, ओम्स लॉ वेरीफाई करना है, ठीक है, ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना है। तो एक्सपेरिमेंटल कंपोनेंट्स मेरा क्या क्या है, ठीक है, कंपोनेंट मेरा क्या क्या है, तो एक नाइक्रोम वायर दिया हुआ है, उस वायर का लेंथ दे दिया आपको कितना है, 0.5 मीटर लॉन्ग है, उस नाइक्रोम वायर का नाम दे दिया कि एक्स वाई है, एक एमीटर है मेरे पास, एक वोल्ट मीटर है, एक मेरे पास चार मेरे पास सेल्स है, ठीक है, चारों सेल्स कितने 1.5 वोल्ट्स का मेरे पास 4 सेल्स है, और एक प्लग की है। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है कि आप डायग्राम ड्रॉ करो, सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है आप डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ दिस इलेक्ट्रिक सर्किट टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई एंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू एक्स वाई। ठीक है, हमको V और I के बीच में रिलेशन को देखना है। तो V क्या है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द नाइक्रोम वायर, जो नाइक्रोम वायर है ना उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, और जो सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है ना उसके बीच का हमको रिलेशन को जानना है। ओम्स लॉ का जब हम बताए थे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कैसे करते हैं, इस करंट को वैरी करते हैं, इस आई को वैरी करते हैं विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है मेरा वो वैरी करता है, हम अलग अलग रीडिंग्स लेते हैं, आई का अलग रीडिंग लेते हैं, वी का अलग रीडिंग लेते हैं, उसके बाद हम एक या तो ग्राफ प्लॉट करते हैं या फिर मैथमेटिकली फाइंड करते हैं, वो पूरा एक्सपेरिमेंट है, हमको उस एक्सपेरिमेंट पे नहीं जाना है, मेरा यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम आपको होगा डायग्राम को ड्रॉ करना, कि अब हम डायग्राम कैसे ड्रॉ करें, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको क्वेश्चन में बोला भी नहीं गया है ना, अगर आपको बोला नहीं गया है डायग्राम ड्रॉ करो, बट बिना डायग्राम ड्रॉ किए आप क्वेश्चन को बना नहीं सकते, ठीक है। जब तक डायग्राम ड्रॉ करने का मतलब है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, डायग्राम ड्रॉ करने का मतलब है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि कैसा मेरा सेटअप है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको करना है, यहाँ तो बोल दिया है डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है, अगर नहीं भी बोले ना तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो उस डायग्राम को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, कहाँ पे एमीटर लगाएंगे, कहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएंगे लगाएंगे मेरा करंट का क्या डायरेक्शन होगा। अभी ये चीज आ जाता है जब हम प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों को बताए थे कि करंट मेरा सर्किट में किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। अभी तक हम खुद डायग्राम बना रहे थे, जितना भी सर्किट बनाए थे हम बनाए थे। अब जब आप क्वेश्चंस वगैरह लगाइएगा तो डायग्राम आपको बनाना होगा। उस समय वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करना है, सेल को कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। सर्किट सिंबल्स अलग अलग बताए थे ना, यहाँ पे सिर्फ सेल बोल दिया गया है, वो भी बोला है कि 4 सेल से 1.5 वोल्ट का। तो उस चारों सेल्स को कैसे कनेक्ट करेंगे, इस एम मीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, इस वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये पूरे खुद बनाना पड़ेगा एग्जाम में। इस डायग्राम बनाने के लिए आपको 3-4 चीज ध्यान में रखना है। पहला तो सर्किट सिंबल्स ध्यान में रखना है कि सेल का सिंबल क्या होता है, एमीटर का सिंबल क्या होता है, एमीटर का सर्किट होता है। आप डायग्राम ड्रॉ ही नहीं कर पाते तो फिर तो आप डायग्राम बता देंगे। ऐसा जहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोले हैं, कोशिश कीजिएगा आप डायग्राम को बनाइए, और जितना भी हम क्वेश्चंस दिए हैं ना आप कोशिश कीजिएगा जहाँ पे डायग्राम की जरूरत पड़े वहां, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है ड्रॉ डायग्राम ऑफ दिस इलेक्ट्रिक सर्किट टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई एंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू एक्स वाई, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखिए हम यहीं पे एक डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, हम क्या करते हैं एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करने बोला है तो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो चलिए व्हाइट बोर्ड में करते हैं, यहाँ पे थोड़ा हॉच पॉच हो जाएगा।
कैसे करेंगे? देखिए एक नाइक्रोम वायर बोला आपको कि एक नाइक्रोम वायर है जिसका लेंथ कितना है 0.5 मीटर। ठीक है, नाइक्रोम वायर है जिसका लेंथ कितना है 0.5 मीटर। तो आप वायर को कैसे ड्रॉ कीजिएगा? ठीक है, अब आप आपका कॉमन सेंस कैसे बोलेगा हम ऐसे ड्रॉ करेंगे? आपको कॉमन सेंस कैसे बोलेगा कि ऐसे ड्रॉ करेंगे हम? हाँ ठीक है, आपको क्या बोलेगा? ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, इसको हम एक्स वाई नाम देते हैं। ऐसे नहीं कीजिएगा, ऐसे नहीं कीजिएगा। ऐसे क्यों नहीं कीजिएगा? कि यहाँ पे जो वायर है ना वो बेसिकली क्या है, एक रजिस्टर है। ये जो वायर है वो क्या है, लोड है, एक रजिस्टर है। ठीक है, तो आपको वायर बोले चाहे बल्ब बोले चाहे कुछ भी बोले ना, तो आप उसको एक रजिस्टर मान के उसको एक रेजिस्टेंस का सिंबल के थ्रू ड्रॉ कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक रजिस्टर ड्रॉ करेंगे। ये जो है ना, ये जो रजिस्टर ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये क्या है, मेरा नाइक्रोम वायर है। ठीक है, ये क्या है, मेरा नाइक्रोम वायर है। उसके बाद बोला है 4 सेल्स है, 4 सेल्स है। तो ये हो गया पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल। 4 सेल को क्या किया, आपस में कनेक्ट कर दिए। एक है मेरा प्लग की, एक प्लग की लगा दिए हम। उसके बाद एक बोल रहा है मेरा सर्किट में क्या, एक एमीटर है, हम एक एमीटर लगा दिए। एमीटर को हम कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। उसके बाद बोल रहा है हमको एक वोल्ट मीटर, इसके अक्रॉस का हमको पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है। तो वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। तो हम एक वोल्ट मीटर लगा दिए। ठीक है, हो गया ये मेरा सर्किट। प्लस और ये माइनस। ये मेरा क्या था, 1.5 वोल्ट का 4 सेल्स है। तो इस पूरा, अगर ये सेल मेरा क्या बन गया, बैटरी बन गया। ये जो सेल है ना, ये क्या बन गया, एक बैटरी बन गया। 4 सेल्स को जब आप लगा देते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं 1.5 वोल्ट का, तो ये बैटरी बन गया। और इस बैटरी का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 4, मतलब कितना, ये 6 वोल्ट का बैटरी हो गया। ठीक है, 6 वोल्ट का बैटरी। कैसे, तो 1.5 इंटू 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 वोल्ट होगा ही ना। तो मेरे पास 4 सेल्स बोला था, 4 सेल्स है 1.5 वोल्ट का उसको लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या किया, हम 4 सेल्स को ड्रॉ किए। सेल को कैसे ड्रॉ करते हैं, ये तो मेरा सेल होता है ना, सेल का सिंबल कैसे होता है, ये होता है। ठीक है, तो ये हुआ पहला सेल। उसी तरह हम किए हैं दूसरा सेल, इसी तरह क्या किया, ये दूसरा सेल। फिर इसी तरह किए हम तीसरा सेल, ये हुआ मेरा तीसरा सेल। फिर हम क्या किए, चौथा सेल, ये चौथा सेल। यही काम तो किए हम, और कुछ थोड़ी किए। यहाँ पे क्या किए, यही काम तो किए। 4 गो सेल है, चारों का है, एक का है 1, इसका है 1.5, इसका है 1.5, इसका है 1.5, और इसका भी है 1.5। ठीक है, तो इस तरह अलग अलग ना ड्रॉ करके इस चारों सेल को हम एक जगह ड्रॉ किए हैं। और इसको हम सेल ना बोल के एक बैटरी बोलते हैं। ठीक है, एक बैटरी है जो चार, कितना है, उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मेरा 6 वोल्ट है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है। ये क्या है, मेरा एक एमीटर लगा हुआ है, जो कि कैसे लगता है, मेरा सीरीज में लगता है। ठीक है, एक एमीटर कैसे लगता है, सर्किट में सीरीज में लगता है। ये हो गया प्लस, ये माइनस। ये मेरा नाइक्रोम वायर हो गया, जिसको यहाँ एक्स वाई बोला है। ठीक है, ये क्या हो गया, मेरा नाइक्रोम वायर हो गया। हम बोल देते हैं इसको, ये एक्स है, ये आपका वाई है। और इसका लेंथ भी गिवन है कितना, 0.5 मीटर। कितना गिवन है आपको, 0.5 मीटर आपको लेंथ गिवन है। और ये क्या है, आपका नाइक्रोम वायर है। क्या है, आपका नाइक्रोम वायर है। ये क्या है, जो नाइक्रोम वायर है, जो इसके बारे में बोला है, नाइक्रोम वायर। यहाँ पे उसको हम एक रेजिस्टेंस की तरह बोल रहे हैं, इसको आर बोलते हैं हम इसको। ठीक है, और ये मेरा एक वोल्ट मीटर हो गया। ये मेरा वोल्ट मीटर हो गया, जिसको हम कैसे किए हैं, इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। वोल्ट मीटर को कैसे करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ना, वही किए हम। क्या किए, इसको पैरेलल में कनेक्ट किए। तो ये मेरा हो गया सर्किट डायग्राम। अब हमको क्या करना है, हमको करंट का डायरेक्शन भी शो करना है। इतना ड्रॉ करके छोड़ मत दीजिएगा, एग्जाम में इतना ड्रॉ करके नहीं छोड़ देना है आपको। इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है ना, आप स्विच को क्या किए, देखिए मेरा यहाँ जो सिंबल बना है स्विच का, ये कैसा है, क्लोज स्विच है। तो जैसे स्विच क्लोज होगा, सर्किट में क्या होगा, आपका करंट का फ्लो होगा। तो आपको करंट का फ्लो शो करना है।
ठीक है। करंट कैसे फ्लो करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को निकालेंगे, ठीक है, कुछ अमाउंट होगा, मान के चलते ये जो आई है, या फिर हमको आई नहीं लिखना है तो हम बस ऐसे कर देते हैं, सेल के पॉजिटिव सर्किट ड्रॉ करने के लिए बोला जाए तो आप ऐसे कीजिएगा। ये हुआ मेरा पूरा कंप्लीट सर्किट। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा सॉल्व, बोरा एक नाइक्रोम वायर है एक्स वाई, हम ड्रॉ कर दिए एक्स वाई, उसका लेंथ कितना है 0.5 मीटर, जो कि कनेक्टेड है एक 4 सेल के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, कनेक्टेड है सोर्स के, मेरे सोर्स के रूप में क्या है, मेरे पास 4 सेल से 1.5 वोल्ट का, तो देखिए 1.5 1.5 1.5 1.5 4 सेल्स हो गया कि, तो इस चारों सेल का कॉम्बिनेशन को हम बोल दिए क्या कि एक बैटरी है मेरा 6 वोल्ट का। फिर बोलता है एक एमीटर है मेरे पास, तो एक एमीटर को हम ड्रॉ कर दिए, ठीक है, जो कि क्या है सर्किट के साथ सीरीज में है। उसके बाद बोलता है एक वोल्ट मीटर हम लगा के रखें, किस लिए लगा के रखें, ये जो नाइक्रोम वायर है ना, जो नाइक्रोम वायर एक्स वाई है, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस को रीड करने के लिए, तो ये वोल्ट मीटर हम लगा दिए क्या, इस नाइक्रोम वायर के अक्रॉस लगा दिए। उसके बाद हम बोले मेरे पास एक स्विच था तो हम स्विच को ड्रॉ कर दिए। उसके बाद करंट का डायरेक्शन को ड्रॉ कर दिए, आपका जो सर्किट है आपका कंप्लीट हो गया। सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोलेगा ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। समझ में आया इस चीज को कैसे हम ड्रॉ किए, कोई दिक्कत किसी को? हाँ, तो नाइक्रोम नाइक्रोम वायर जो है रेजिस्टेंस, मतलब जितना रेजिस्टेंस किया है उतना ही लगाएंगे पूरा सर्किट में, नहीं? नाइक्रोम वायर यहाँ पे जो बोला है ना, वो बेसिकली क्या है, वो लोड है ना, उसी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस का हमको मेजर करके एक्सपेरिमेंट करना है। तो वायर यहाँ पे भले ही बोला है बट वो क्या है, लोड है। लोड मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, रजिस्टर होता है। इसीलिए हम उसको क्या किए, एक रजिस्टर के रजिस्टर ड्रॉ किया हम नाइक्रोम वायर की जगह। और इस आर वैल्यू को हम आर क्यों लिख दिए, क्योंकि वहाँ गिवन नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में दे देता है कि एक नाइक्रोम वायर है जिसका रेजिस्टेंस इतना है, ठीक है, आपको क्वेश्चन में अगर दे देता है एक नाइक्रोम वायर है जिसका रेजिस्टेंस इतना है, तो आप यहाँ आर की जगह उस रेजिस्टेंस के वैल्यू लिख देते हैं, बट हमको गिवन नहीं है इसलिए हम सिर्फ आर लिख दिए, ठीक है। और कोई दिक्कत? तो चलिए फिर फिर अगर ये, हाँ क्या, मतलब नाइक्रोम वायर का एज अ लोड लिए रेजिस्टेंस के जगह, मतलब एज अ रेजिस्टेंस लेके उसको कनेक्ट, जो स्विच है सेल है वो किससे कनेक्टेड है? एक सर्किट बना हुआ है ना। यहाँ देखिए, यहाँ सुनिए, मेरे पास यहाँ वायर बोला था ना, नाइक्रोम वायर बोला था, तो हम वायर को क्या करेंगे, एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट करेंगे। अगर आपको वहाँ बल्ब बोल देता है या फिर कोई भी बोल देता है कि एक डिवाइस कनेक्टेड है, तो वहाँ उस डिवाइस को तो बनाने जाएंगे नहीं ना। जितना भी लोड के बारे में आपको बताएगा ना, या फिर आपको बोल देता है कि घर में एक टीवी हम लगा के रखें एक सर्किट में, ऐसा है वैसा है, ठीक है, आपको केस स्टडीज तो आना ही है, केस स्टडीज वगैरह आएगा, आपको बोलता है एक टीवी है, तो आप टीवी नहीं ड्रॉ कीजिएगा ना। जितना भी लोड के बारे में बात करेगा ना, कोई भी लोड के बारे में अगर बात करता है, तो उस लोड को हम क्या एज ए रजिस्टर ट्रीट करके सर्किट में एज ए रजिस्टर ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सर्किट में एज ए रजिस्टर ही में उसको ड्रॉ करेंगे, जितना भी लोड के बारे में बात करेगा। क्या बोल रहे हैं? कि वायर को वही तो बोल रहे हैं कि जैसे टीवी है तो टीवी भी तो वायर से ही, तो फिर स्विच तक क्या, कैसे जा रहा है, वायर के थ्रू जा रहा है, तो फिर अगर नाइक्रोम वायर लिए तो ये जो है सर्किट किससे कनेक्टेड है, कौन सा वायर से? नाइक्रोम वायर सिर्फ मेरा स्टडी का अब कोई वायर्स होगा सर्किट में, ये पूरा सर्किट कंप्लीट करने के लिए अलग अलग वायर्स रहता है ना। अब नाइक्रोम वायर बोल दिया इसका मतलब ये थोड़ी कि नाइक्रोम वायर से ही पूरा सर्किट मेरा कनेक्टेड है। नाइक्रोम वायर बोल देने का मतलब ये थोड़ी कि इस सर्किट में जो वायर्स यूज हो रहा है वो मेरा नाइक्रोम का है, वो हो सकता है कॉपर वायर हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है वो। यहाँ पे मेरा नाइक्रोम वायर कहने का मतलब एक लोड है, ठीक है, एक नाइक्रोम वायर पर्टिकुलर लेंथ देने का मतलब वो एक लोड है मेरा, ठीक है। सर्किट में दूसरा वायर यूज होता है ना, सर्किट में दूसरा वायर यूज होता है। हमको ये बस एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक लोड लेंगे ना, एक्सपेरिमेंट करने के लिए वही लोड है, ठीक है। हाँ। और कोई दिक्कत? चलिए फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, मतलब उसी में एक डायग्राम वाला काम खत्म हो गया, अब नेक्स्ट ग्राफ के बारे में कुछ बात किया है, ठीक है।
देखिए अब क्या बोल रहा है, फॉलोइंग ग्राफ वाज प्लॉटेड बिटवीन वी एंड आई वैल्यूज। हम एक्सपेरिमेंट किए, हमको वी और आई का वैल्यूज मिला, उसको एक टेबल में फॉर्म किए, एक टेबल में लिखे, उसके बाद क्या किए, वी और आई के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किए। ये आपको ग्राफ गिवन है, ठीक है, ये आपको क्या गिवन है, ग्राफ गिवन है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ वी वाई आई रेशियोज व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट्स, 1.6 वोल्ट्स रिस्पेक्टिवली। ये जो सर्किट दिख रहा है ना, ये जो सर्किट, ये जो आपको वी आई ग्राफ दिख रहा है, तो इस वी आई ग्राफ को आप ऑब्जर्व करके हमको ये बताइए कि एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 0.8 वोल्ट्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी बाई आई। उसी तरह एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.2 वोल्ट्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी बाई आई। एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.6 वोल्ट्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी बाई आई। ठीक है, और उसके बाद बोलता है व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम दिस वैल्यूज। इस पूरे वैल्यूज से आपको क्या कंक्लूजन मिलता है, एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है आप बताओ वैल्यू ऑफ वी बाई आई, वी बाई आई का वैल्यू बताओ। क्या बताना है हमको, वी बाई आई का वैल्यू बताना है। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस, तीन पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है आपको, ठीक है, तीन पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, एक 0.8, एक 0.1.2 और एक 1.6। ये तीन पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है, और उस तीनों पोटेंशियल डिफरेंस पे आपको वी बाई आई का वैल्यू बताना है। आपको क्या बताना है, वी बाई आई का वैल्यू बताना है। बट अगर आप ग्राफ को देखिएगा ध्यान से, तो आपको इस वी ग्राफ पे ये जो दिख रहा है ना, ये जो वी एक्सिस दिख रहा है आपको, इस वी एक्सिस पे कहीं भी आपको 1.2 नहीं दिखेगा, कहीं भी आपको 0.8 नहीं दिखेगा, और कहीं भी आपको 1.6 नहीं दिखेगा। एक जगह चलिए दिख रहा है 1.6, ठीक है, 1.6 के अलावा आपको कहीं भी 1.2 दिख रहा है या फिर 0.8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे हम वी वाई आई का वैल्यू, कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए हमको उससे पहले हमको ये बताइए, क्या ये एक्सपेरिमेंट ओम्स लॉ को वेरीफाई करता है या नहीं। इज दिस एक्सपेरिमेंट वेरीफाइज ओम्स लॉ या नहीं, बताइए हमको जल्दी से। क्या ये एक्सपेरिमेंट ओम्स लॉ को वेरीफाई करता है या नहीं, अगर करता है तो कैसे करता है, आप क्या देख के बोले कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, आप क्या देख के बोले कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहा है, है। कर रहा है या नहीं कर रहा है, पहले उतना बताइए, यस और नो। क्या, हाँ करता आवाज नहीं है, है ये कर ग्राफ। रहा है। हाँ, कैसे कर रहा है, आप कैसे बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ है आपको ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहा है। इसमें शो कर रहा है कि स्ट्रेट लाइन, मतलब भी बाई आई का वैल्यू उसका आया होगा, लाइन में ही पुट हुआ होगा इसीलिए। हमको देखिए ओम्स लॉ में हमको दो तरीके से पता चलता है कि एक्सपेरिमेंट में मेरा जो है एक्सपेरिमेंट किए वो वेरीफाई करता है या नहीं। अगर मेरा वी बाई आई का रेशियो हमको कांस्टेंट मिलता है तब, या फिर हमको जब ग्राफ मिलता है ना, जो ग्राफ मिलता है, अगर वो ग्राफ हमको मिले, द इफ द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वी एंड आई इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, देन वी कैन से दैट द एक्सपेरिमेंट वेरीफाइज ओम्स लॉ। ठीक है, वी बाई आई, वी और आई के बीच में जो वी आई ग्राफ हमको जो मिलता है, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन मिले, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो एक्सपेरिमेंट हुआ ना वो क्या हुआ, ओम्स लॉ को वेरीफाई किया। ठीक है, तो यहाँ जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये कैसे दिख रहा है, ये ग्राफ प्लॉटेड है बिटवीन वी एंड आई, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉटेड है। और आपको ग्राफ का नेचर कैसे दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है ना, आपको ग्राफ का नेचर कैसे दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। तो अगर ये ग्राफ, अगर इसका वी आई ग्राफ जो मिला एक स्ट्रेट लाइन मिला जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दिस एक्सपेरिमेंट वेरीफाइज ओम्स लॉ। ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट वेरीफाइज ओम्स लॉ, ये चीज हम बोल सकते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट ओम्स लॉ।
ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंट क्या होगा, ओम्स लॉ को वेरीफाई करेगा, क्योंकि जो मेरा यहाँ ग्राफ मिला ना, ये जो हमको ग्राफ मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिला पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, हमको जो ये ग्राफ मिला, ये कैसे मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिला पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन मिला जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, अगर एक स्ट्रेट लाइन मिला जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ ना, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, ये वेरीफाई करता है किसको, ओम्स लॉ को। तो अगर ये वेरीफाई करता है ओम्स लॉ को, अगर ये वेरीफाई करता है ओम्स लॉ को, तो हम ये चीज हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अगर ये वेरीफाई करता है ओम्स लॉ को, तो हम ये बोल सकते हैं जो वी बाई आई का जो रेशियो होगा ना, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये चीज हम बोल सकते हैं, ये चीज हम बोल सकते हैं ना, यस और नो, ये चीज हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, यस और नो। क्वेश्चन क्या था? क्या क्वेश्चन है, ओम्स लॉ को, जो कि हमको दिख रहा है कि करता है। ठीक है, क्यों करता है, क्योंकि जो हमको ग्राफ का नेचर मिला, ये कैसा मिला, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन मिला। तो अगर ये एक्सपेरिमेंट ओम्स लॉ को वेरीफाई करता है, इसका मतलब क्या, इसमें जो v बाई आई का रेशियो होगा वो कितना होगा, कांस्टेंट होगा। हाँ। होगा ना, ये चीज होना होगा या नहीं होगा, v बाई आई का रेशियो कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। हाँ। अच्छा ठीक, तो अगर v बाई आई का मेरा रेशियो कांस्टेंट है, तो अब देखिए हम क्वेश्चन पे आते हैं, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। इतना चीज अगर आपको समझ में आ गया, अब देखिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमको यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि v बाई आई का रेशियो बताओ एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 0.8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट और 1.6 वोल्ट। ठीक है, ओ ऑडियो वीडियो सही नहीं आ रहा है क्या, सब नहीं, इंटरनेट बहुत इंटरनेट ये। इंटरनेट इशू बहुत हो रहा है। हाँ, आवाज कभी कट रहा है, कभी वीडियो। अच्छा एक सेकंड रुकी, तो सब कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है ना, सब कनेक्टेड रहिएगा। सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए, तो हम इस ग्राफ के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, हम क्या कर रहे थे, इस ग्राफ के बारे में बात कर रहे थे कि अब हमको निकालना है क्या है, v बाई आई का रेशियो निकालना है व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट एंड 1.6 वोल्ट।
तो बट इस ग्राफ में अगर आप वी एक्सिस को देखिएगा तो आप कहीं भी आपको 0.8 और 1.2 नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ क्या दिख रहा है 1.6 वोल्ट दिख रहा है। बट आपको वी बाई आई का रेशियो चाहिए 0.8 वोल्ट्स के लिए भी और 1.2 वोल्ट्स के लिए भी, ठीक है। तो आप इस कैसे फाइंड आउट कीजिएगा, तो आपको अभी ये पता चला, अभी हम जस्ट बताएं कि ये जो ग्राफ है ना ये क्या कर रहा है, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आपको ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहा है। ओम्स लॉ को वेरीफाई करने का मतलब जो वी बाई आई का रेशियो है वो कांस्टेंट है। तो अगर किसी भी वोल्टेज के लिए अगर हम वी बाई आई का रेशियो निकाल दें तो वो सारे वोल्टेज के लिए उस वी बाई आई का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो 1.6 वोल्ट के लिए है ना, यहाँ जो 1.6 वोल्ट के लिए हमको दिख रहा है, ठीक है, हमको क्या पूछा है 1.6, एक सेकेंड, जो 1.6 वोल्ट्स के लिए पूछा हमको, यहाँ पे 1.6 वोल्ट्स दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 1.6 वोल्ट के लिए वी बाई आई का रेशियो निकाल देते हैं, ठीक है। इस 1.6 वोल्ट के लिए वी बाई आई का रेशियो निकालते हैं। तो अगर हम वी बाई आई का रेशियो निकाल देते हैं इस 1.6 वोल्ट के लिए, तो बाकी जो दो को हमको वोल्टेज गिवन है 0.8 और 1.2, उसके लिए भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो वी बाई आई का रेशियो वो सेम है, ठीक है। तो हम काम क्या करते हैं, 1.6 वोल्ट के लिए वी बाई आई का रेशियो निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, तो इस 1.6 से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा टिल्ट दिख रहा है बट चलेगा, ठीक है, समझने के लिए चाहिए। देखिए फिर यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हमको ये दिख रहा है, हमको क्या चाहिए, v बाई आई चाहिए, हमको क्या चाहिए, v बाई आई चाहिए। किसके लिए, किसके लिए चाहिए, तो यहाँ पे हमको 1.6 वोल्ट्स के लिए v बाई आई का रेशियो चाहिए। क्या चाहिए, v बाई आई का रेशियो। अब यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, अगर आप देखिएगा तो आपके ये एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, और ये एक ट्रायंगल दिख रहा है। चलिए इसी ट्रायंगल के बारे में बात कर देते हैं। आपको ये एक ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें जो इसका ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये क्या है आपका वोल्टेज एक्सिस, मतलब क्या है, V है। और जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है, करंट एक्सिस, मतलब क्या है मेरा I है। तो आपको क्या चाहिए, इस 1.6 वोल्टेज के लिए V बाई आई चाहिए, आपको यही ना चाहिए, V बाई आई। तो यहाँ पे अगर हम नाम दे देते हैं, ये तो आपका O है ही, इसको हम बोलते हैं A, इसको हम बोल देते हैं B, ठीक है। तो V बाई आई मेरा कैसे होगा, जो अगर हम बोले कि V बाई आई, तो V बाई आई कितना होगा, V की जगह हम लिखेंगे ए बी, बाई आई की जगह क्या लिखेंगे मेरा ओ बी, ठीक है। तो ए बी कितना है मेरा, ए बी है मेरा 1.6, है ना। अगर आप वोल्टेज एक्सिस में देखिएगा तो ए बी कितना है 1.6, ओ बी कितना है मेरा 0.6। तो अगर आप वी बाई आई का रेशियो निकालिएगा तो आपको कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 8/3, आपको कितना मिला 8/3। तो जो ये हमको रिक्वायर्ड था, जो ये रिक्वायर्ड था हमको v बाई आई, यही ना रिक्वायर्ड था, जो v बाई आई का रेशियो बताओ फॉर किसके लिए 1.6 वोल्ट के लिए, तो ये हमको कितना मिला 8/3, वो 8/3 मिला। कितना मिला हमको 8/3। अब ये जो 8/3 होगा ना, अब जो 8/3 है ये मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब ये जो 8/3 होगा ना, ये वैल्यू मेरा कांस्टेंट हो जाएगा 8/3। अब किसी भी वोल्टेज के लिए या फिर किसी भी करंट के लिए आपको अगर वैल्यू पूछे v बाई आई का, तो आपका सबका आंसर क्या होगा 8/3 ही होगा, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या कर रहा है, ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। तो अब मेरा अगर 1.6 वोल्ट के लिए अगर v बाई आई का रेशियो मेरा 8/3 मिलता है, तो 1.2 वोल्ट के लिए भी कितना मिलेगा, सेम मिलेगा। 1.2 वोल्ट के लिए भी कितना मिलेगा 8/3, और 0.8 के लिए भी कितना मिलेगा 8/3। क्यों, क्योंकि जो v बाई आई का रेशियो है वो मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं हम कि ये जो है ना ये आपका बराबर होगा, दिस इज v बाई आई किसके लिए 0.8 वोल्ट के लिए, बराबर होगा v बाई आई किसके लिए 1.2 वोल्ट के लिए।
ठीक है, ये पूरा बराबर किसके होगा, V/I 1.6 वोल्ट्स के लिए। जो 1.6 का मेरा आया ना, जो 1.6 वोल्ट्स का मेरा आया V/I, ये बराबर होगा तीनों के लिए, 1.2 वोल्ट्स के लिए भी, 1.8 वोल्ट 0.8 वोल्ट्स के लिए भी उतना ही होगा जितना ये 1.6 वोल्ट के लिए होगा। तो ये पहला क्वेश्चन मेरा हो गया सॉल्व कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। इतना तक समझ में आया ना सबको कैसे निकाले? हाँ ठीक है, आ हम क्या गया। किए इस ग्राफ में, हाँ इस ग्राफ में हम क्या किए, 1.6 वोल्ट एक्सिस था ना, वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए, इस ग्राफ को कहीं पे टच किया, फिर जहां पे टच किया वहां से एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ किए। ठीक है, वहां से क्या किया, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए, तो हमको पता चला ये जो वर्टिकल लाइन है करंट एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 0.6 पे। ठीक है, तो करंट एक्सिस को कट किया 0.6 पे। तो फिर हम क्या किए, एक ट्राइंगल हमको मिल गया, क्या ट्राइंगल OAB मिल गया, जिसका जो परपेंडिकुलर पोर्शन है जो AB है वो क्या है आपका V के बराबर। ठीक है, वो क्या है वोल्टेज एक्सिस ना, परपेंडिकुलर एक्सिस आपका क्या है वोल्टेज एक्सिस। ये जो AB है ये किसके बराबर है, V के बराबर। जो OB है ये किसके बराबर है, I के बराबर। हमको क्या चाहिए था, 1.6 वोल्ट के लिए V/I का रेशियो चाहिए था। ठीक है, तो V/I का रेशियो हम कैसे लिखेंगे, V/I इज इक्वल्स टू AB/OB। ठीक है, क्या लिखेंगे, AB/OB। तो AB का वैल्यू कितना था 1.6, इसको लिखे हम 1.6। OB का वैल्यू कितना था 0.6, इसको लिखे हम 0.6। सॉल्व किए तो मेरा कितना आया 8/3। ठीक है, सॉल्व किए तो कितना आया 8/3। अब जो 8/3 का वैल्यू मिला ना, ये क्या मिला V/I का वैल्यू। अब V/I का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा सबके लिए। ठीक है, कांस्टेंट होगा होगा अगर सबके लिए, तो 1.6 के लिए जो हमको V/I मिला वही मिलेगा 0.8 के लिए, और वही मिलेगा हमको 1.2 के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। हाँ, अब देखिए ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। व्हाट वुड बी द वैल्यूज ऑफ V/I रेशियो व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.8, 1.2 एंड 1.6 रिस्पेक्टिवली, व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम दिस वैल्यूज। तो रेशियो क्या होगा, तीनों का सेम होगा। कंक्लूजन क्या, कि ये जो एक्सपेरिमेंट करता है ये क्या करता है, ओम्स लॉ को वेरीफाई करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। क्या पूछ रहा है आपको, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ में हम इस ग्राफ के हेल्प से हम रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। आर इक्वल्स टू क्या होता है मैथमेटिकली, आर इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए। V/I। हाँ, मैथमेटिकली हमको पता है जो आर होता है वो किसके बराबर होता है, V/I का। तो अभी तो हमको V/I का रेशियो मिला ना, कितना मिला ये 8/3। तो इस सर्किट के लिए जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो भी कितना होगा 8/3। ठीक है, उस सर्किट के लिए जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो भी कितना होगा मेरा 8/3 होगा। ठीक है, हमको क्या मिल गया, आर भी मिल गया। ठीक, समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये सब क्वेश्चन ना आप लोग असाइनमेंट से भी दिया हुआ है। ये जो है ना आपको वी आई ग्राफ अगर आप देखिएगा ना तो असाइनमेंट में आपको गिवन है। ठीक है, आप उसको असाइनमेंट को बनाइए। अब देखिए असाइनमेंट बनाने लायक क्वेश्चन हम करवा दिए आप लोगों को। ठीक है ना, हम क्या किए, असाइनमेंट बनाने लायक क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए हैं। आप कोशिश कीजिए तो असाइनमेंट आप लोगों को बन जाएगा। 5 तारीख के बाद उसका सॉल्यूशन हम अपलोड कर देंगे। एक और असाइनमेंट हम आपको देंगे, उसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, डोमेस्टिक वायरिंग और पावर से रिलेटेड। ठीक है, एक और असाइनमेंट आप लोग को देंगे। तो सबसे पहले उस असाइनमेंट को सॉल्व कीजिए और 5 तारीख तक उसको अपलोड कीजिए। उसमें नेक्स्ट थर्सडे तक उसको आप अपलोड कीजिएगा। उसके बाद जितना बनता है कम से कम उतना अपलोड कीजिए। अब तो हम करा दिए अच्छा खासा क्वेश्चन, आप लोग से कुछ कुछ हो जाना चाहिए था। तो जितना बनेगा उतना आप अपलोड कीजिए उसको। नहीं बनेगा तो हम तो यहाँ ही, किसी में अगर डाउट होता है तो आप पूछिए, यहाँ पे हम बता देंगे। ठीक है, ओके सर। तो अभी हम क्या करें, आप लोग को हम बताएं नेक्स्ट पावर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और डोमेस्टिक वायरिंग, या फिर नेक्स्ट थर्सडे को मिलते हैं। बताइए, जो बोलिएगा हम वही करेंगे। बोलिए, अगर बोलिएगा तो हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। नहीं तो फिर बोलिए तो आज हम छोड़ देते हैं, फिर हम मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट थर्सडे को। नेक्स्ट थर्सडे को हम जो छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है 3 गो, उस तीनों टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तीनों टॉपिक के बारे में बता देंगे। बताइए क्या करें, जो बोलिएगा वही करेंगे।
भैया थर्सडे को ही। अच्छा ठीक है, तो थर्सडे को ही फिर हम आप लोग को बता देंगे। हाँ तो फिर ठीक है पूजा, तो नेक्स्ट थर्सडे को ही करते हैं। नेक्स्ट थर्सडे को हम आप लोग को डोमेस्टिक वायरिंग और पावर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इस तीनों के बारे में बताएंगे। और हाँ, इस तीनों के ही बारे में बताएंगे। और आप लोग असाइनमेंट्स बना के रखिए, जितना बनता है उतना बनाइए और अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। वहाँ अपलोड कीजिएगा, ग्रुप में भेजिए, ग्रुप में मत भेजिएगा, नहीं तो आप लोग शॉर्टकट ढूंढते आप बनाइएगा और ग्रुप में भेज दीजिएगा। ग्रुप में नहीं भेजना। टीचविन टू में वहाँ पे जहाँ पे असाइनमेंट गिवन है वहाँ पे सबमिटेड का ऑप्शन देता है, वहाँ पे फोटो क्लिक करके आप सबमिट कीजिएगा, ठीक है। जितना बनेगा कम से उतना सबमिट कीजिए। 15 क्वेश्चंस गिवन है, 15 का 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हम आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चंस करवा चुके हैं, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को करवाएं, और बाकी छोटा छोटा टॉपिक्स उस सब से क्वेश्चन हम नहीं करवाएं, उस सब आप अपने से कर सकते हैं, ठीक है। आपको हम पोटेंशियल W इज इक्वल्स टू वी बाई क्यू वहाँ पे आया था, वहाँ नहीं बताए थे, ठीक है, कि क्या होता है। सॉरी, V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू जो वहाँ पे था, पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट ऑफ चार्ज, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं करवाए थे। I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं करवाए थे, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चंस आप लोग खुद करने का ट्राई कीजिए, हम आप लोग असाइनमेंट में डाले हुए हैं। नहीं होता है तो फिर हम करवा देंगे, उस सब क्वेश्चंस भी करवा देंगे। नेक्स्ट वीक एक डाउट सेशन रख लेंगे, ठीक है, जहाँ पे आप लोग डाउट्स लेंगे, आप लोग हम सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट को भी सॉल्व करेंगे, असाइनमेंट को क्वेश्चन भी सॉल्व कर देंगे, और भी अगर कुछ डाउट होता है तो हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यस सर। हाँ, वो आप लोग का स्कूल भी खुल रहा है ना, तो फिर तुमको टाइमिंग भी चेंज करना पड़ जाएगा। अच्छा ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट थर्सडे को। देखते जो भी क्लास टाइमिंग होगा, अगर 2 बजे से नहीं हो पाता है तो फिर देखेंगे जैसे एडजस्टमेंट होगा क्लास टाइमिंग्स का। शाम को दिक्कत हो जाता है, इसलिए शाम को क्लास नहीं रखते। जैसा हो पाएगा उस हिसाब से टाइमिंग रखेंगे। आज और तो आप क्लास करने मतलब कैपेसिटी तो है नहीं किसी का कि आज और क्लास कर पाए, तो आज तो हम नहीं कराएंगे, ठीक है। अगर करवाएंगे तो फिर अच्छा खासा घिस जाएगा, तो आज और नहीं करवाएंगे, अब करवाएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट वीक करवाएंगे, जिस दिन हो पाए, जिस टाइम हो पाए, ठीक है। तो थैंक यू ज्वाइन होने के लिए। मिलते हैं आप लोग से फिर नेक्स्ट वीक। टाइमिंग डिसाइड कर लेंगे, टाइमिंग अगर कुछ होता है इधर उधर, जैसा जिसका सहूलियत होगा तो उस हिसाब से टाइमिंग डिसाइड करके हम क्लास ले लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक टॉपिक बचा हुआ है, तो उस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। आप लोग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिजिक्स। हाँ, आप लोग का ये टर्म 1 में नहीं आ रहा है, ठीक है। टर्म 1 में आप लोग का इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एंड ह्यूमन आई है। बट ये स्टार्ट जब हो चुका है तो इसको ये मान के तो साइड नहीं कर सकते हैं ना कि ये मेरा फर्स्ट टर्म में नहीं आ रहा है। हाँ, अब फर्स्ट टर्म आप लोग का कब होगा, नवंबर दिसंबर में होगा। अगर नवंबर दिसंबर तक आप लोग को सिर्फ हम रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और ह्यूमन आई पढ़ाए, हाँ, उसके बाद 1 महीना में आप बोलिएगा कि आप हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ाइए और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी बताइए पढ़ाइए, तो जितना दिक्कत हमको वहां समझाने में नहीं होता है ना, जितना रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन आप लोग को जल्दी समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि आईना वगैरह देखने का आदत होता है। बट ये सब चीज दिमाग में जल्दी घुसेगा नहीं, क्या रेजिस्टेंस होता है, क्या सर्किट होता है, क्या ये होता है वो होता है, ये सब चीज दिमाग में घुसता है नहीं जल्दी, ठीक है। आप इतना इतना लंबा क्लास कैसे अटेंड कर लिए हमको पता नहीं, ये सब चीज जल्दी दिमाग में नहीं घुसता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होने के बाद ना हम ह्यूमन आई और रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पे नहीं जाएंगे, हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स पे जाएंगे, क्योंकि इससे इसी के बाद जब उसको पढ़िएगा ना, इसी के बाद जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। फिर अगर हम इसको छोड़ के, अगर आप मैग्नेटिक इफेक्ट को छोड़ के फिर अगर हम रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में पहुंच जाए ना, तो इधर सारा इलेक्ट्रिसिटी भूल जाइएगा। फिर जब मैग्नेटिक इफेक्ट जब पढ़ाएंगे उस समय जब बोलेंगे कि याद आ रहा है उस समय हम ऐसा बताए थे, उस समय कुछ भी याद नहीं आएगा, आप लोग सब कुछ भूल चुके होंगे, ठीक है। इसीलिए हम इस इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट करके और नेक्स्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग असाइनमेंट्स फिर बनाइए, असाइनमेंट्स बनाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक आप लोग फर्स्ट से। नंबर क्या फर्स्ट फ्रैक्शन आ रहा है, फिर वो कैसे होगा? फर्स्ट टर्म में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन आ रहा है ना, तो फर्स्ट टर्म से पहले रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ाई हो जाएगा। फर्स्ट टर्म नवंबर ठीक दिसंबर है। में, तब तक पढ़ाई हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, 3 वीक्स का टाइम लगा, वो भी 3 वीक इसलिए लगा ना, इसलिए लगा क्योंकि बहुत डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। इतना डिटेल में अगर हम जाके नहीं बताते ना, हमको क्या जरूरत था एक पूरा क्लास में सर्किट सिंबल्स और इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में बताना, बता देते कि कैसा कुछ होता है, ठीक है। क्लास डिटेल में गया, इसी वजह से इतना खींचा। अगर डिटेल में नहीं जाए ना तो 3 वीक में आप लोग का 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा,
ठीक है, 3 वीक में 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग जैसे बोलिएगा, अगर आप 3 वीक में चाहते हैं 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो हम वो भी करवा देंगे। हाँ, डिटेल में बताने का पीछे रीजन है कि आप लोगों को लगता है कि ऐसा है वैसा है, बहुत सिनेरियो चेंज हो रहा है, बहुत मतलब वो चेंज हो रहा है, ब्लूप्रिंट चेंज हो रहा है क्वेश्चंस बनाने का। अब सिर्फ बुक से नहीं क्वेश्चन पूछा जाता, अब स्टूडेंट्स को माइंड को टेस्ट करता है, किसको अगर ये चीज समझ में आया तो अगर हम इससे कुछ मतलब नया क्वेश्चंस दे दें, ठीक है, उसको वो बना पाता है या नहीं पाता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस ना देके थोड़ा घुमा के दे दे तो बना पाता है या नहीं पाता है। इसी वजह से आप लोग को डिटेल में बता रहे हैं, और कुछ रीजन तो है नहीं तो हमको क्या जरूरत है इतना डिटेल में आप लोग को बताने का। हाँ, वो कंप्लीट हो जाएगा, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, वो ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, बड़ा इधर था। ठीक है, बड़ा इधर था इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, वो सब ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं, वो सब हम आप लोग को बता देंगे। ठीक है, तो सबको चिंता नहीं कीजिए। अभी जो पढ़ा रहे हैं अभी चुपचाप इसको पढ़िए, अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको चुपचाप इसको पढ़िए। स्कूल में आप लोग का स्कूल में तो पढ़ाई होगा ही ना, स्कूल में तो टर्म के हिसाब से पढ़ाई होगा, तो स्कूल में तो आप लोग को रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन पढ़ाई हो ही रहा है। आराम से उधर उसको पढ़िए, यहाँ पे हम इसको पढ़ा रहे हैं इसको पढ़िए। ठीक है, अब उधर उसको भी पढ़िए, यहाँ पे इसको भी पढ़िए, दोनों तरफ कीजिए, तो आप लोग को 2 चैप्टर एक साथ कंप्लीट हो जा रहा है, तो अच्छा ही ना है। वो अब स्कूल में भी रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन पढ़िएगा तो यहाँ भी अब ये क्लास यहाँ पे क्यों आइएगा, स्कूल में तो हो ही रहा है तो यहाँ पे क्लास क्यों कीजिएगा। हाँ, तो अगर वहाँ पे कुछ और हो रहा है, यहाँ पे कुछ और हो रहा है, वहाँ पे फर्स्ट टर्म हो रहा है, यहाँ पे हम सेकंड टर्म कर रहे हैं, तो अच्छा ना है आप लोग का कि पूरा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अच्छा ना है, सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का। उधर स्कूल में फर्स्ट टर्म पढ़ाया हो रहा है, यहाँ सेकंड टर्म पढ़ाया हो रहा है, तो आप लोग को जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको पढ़िए। सब कुछ ज़्यादातर चीज़ तो हम यहीं पे करवा देते हैं, कुछ कुछ काम अगर आप घर में नहीं कीजिएगा तो फिर अब बोर्ड देने तो हम जाएंगे नहीं आपकी जगह, अगर जाते हैं तो आप लोग को बोलते आप मत जाइए, आप मत पढ़िए, हम ही चल जाएंगे आप लोग को बोर्ड देने। हम तो नहीं ना जा सकते, बोर्ड तो आप लोग को देना है, इसी वजह से थोड़ा बहुत काम तो मेहनत तो आप लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, असाइनमेंट्स बनाइए, उसके बाद नेक्स्ट वीक को मिलते हैं, टाइमिंग देख लेंगे जिस हिसाब से होगा। ठीक है, स्कूल खुल रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा टाइमिंग में। पूजा, आपका स्कूल कितना बजे तक खुलता है, मतलब कितना बजे से कितना बजे तक रहता है? वॉइस नहीं आया आपका, कल फिर से बोलिए। नहीं अभी तो टाइमिंग आप लोग पता है कि ऐसे कितना बजे तक रहता था पहले? इससे पहले भी तो एक बार खुला था ना। 2 बजे तक। हाँ 2 बजे तक रहता था? हाँ। कितना बजे से कितना बजे से? कितने बजे हम गए थे? 7:45 से 2 बजे तक। नहीं, तब उतना लंबा तो क्लासेस नहीं चलेगा मेरे ख्याल से, 2 बजे तक तो नहीं चलना चाहिए, 12-1 बजे तक चलेगा, देखते जो भी होगा उस हिसाब से क्लास टाइमिंग डिसाइड कर लेंगे। जाने ठीक का है, टाइमिंग पता है, छुट्टी का टाइमिंग नहीं पता है। वो एक दिन जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। आप लोग का कल से शायद परसों से खुल रहा है ना, ट्यूसडे से खुल रहा है, ट्यूसडे से खुल रहा है ना। हाँ क्योंकि कल सिग्नेचर करवाएगा। हाँ, तो वही ट्यूसडे से खुल रहा है, आप जाइए स्कूल, आपको जिस हिसाब से होगा स्कूल देखते हैं कितना बजे तक खोलेगा, उस हिसाब से क्लास यहाँ रख देंगे। ठीक है, हाँ, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू।